दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 11, बिग बॉस। वो आज सुबह से एक बार भी उसके करीब नहीं आया था और ना ही उसने उसे किस की थी, और शौर्या उसको इस वजह से अब बुरा लग रहा था। मिलकर उन्हें इतना सा ही तो वक्त हुआ था, बट इतने से वक्त में ही उसे उससे काफी लगाव हो गया था और वो उसके बिना रह नहीं पा रही थी। शौर्या की आंखें भर के आ गई। हे बच्चा, माय बेबी कप, क्या हुआ मेरे प्रिंसेस को? क्या कहीं दर्द हो रहा है? अभिमन्यु ने फिक्र से सवाल किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। क्या आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? शौर्या ने इमोशनल होकर सवाल किया और उसकी उन हरी आंखों में आंसुओं की बूंदें छाने लग गई। नहीं बच्चू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद हो, सबसे ज्यादा तुम पसंद हो मुझे। आफ्टर ऑल यू आर माई प्रिंसेस। अभिमन्यु उसे समझाते हुए उसके सर को कडल करते ही बोला और शौर्या ने अपने ओठ बाहर निकाल दिए। तो आप मुझे किस क्यों नहीं कर रहे हैं? शौर्या का सवाल और अभिमन्यु के ओठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। सो मेरे बेबी को किस चाहिए? अभिमन्यु ने शरारती लहजे में सवाल किया और शौर्या की आंखें शर्म से झुक गई। ओ मेरा सुपर क्यूट बच्चा, मेरी गुड़िया, तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो, अभिमन्यु प्यार से बोला और उसने झुककर उसके गुलाबी नाजुक ओठों को अपने ओठों में भर लिया और उन्हें जी भर के चूमने लग गया। शौर्या भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी और आगे के ना जाने कितने वक्त वो आपस में उलझे रहे। तकरीबन आधे घंटे तक अभिमन्यु उसके ओठों के साथ खेल रहा था और जब उसे लगा कि शौर्या ठीक से सांस नहीं ले पा रही है तो वो उससे दूर हो गया। उसने अपना चेहरा शौर्या के गर्दन में छिपा दिया और धीरे धीरे कर एक वहां वेट किस करने लग गया। शौर्या मचल रही थी उसके हर एक छुवन से, बट ये भी सच था कि उसकी ये छुवन उसे बहुत ही अच्छा एहसास दिलवा रही थी। थोड़े से प्यार के लिए किसी के आगे अगर प्यार का समंदर होगा तो जाहिर सी बात है उस प्यार में वो भीग ही जाएगा ना। उसी तरह से शौर्या के लिए अभिमन्यु का प्यार उस गहरे समंदर की तरह था जो उसे बहुत बहुत सुकून दिला रहा था और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। ना जाने आगे के कितने देर अभिमन्यु उसे चूमता रहा, उसे प्यार करता रहा, लेकिन उनकी मर्यादा उन्होंने अभी तक नहीं लांघी। काफी देर बाद एक दूसरों के बाहों में भरकर वो नींद के आगिद में चले गए। अभिमन्यु गहरी नींद में था, लेकिन शौर्या थोड़ी देर बाद ही उठ गई। एक तो उसे सोने की इतनी आदत नहीं थी, बट दवाई और ड्रग्स के नशे की वजह से उसकी काफी नींद हो गई थी, सो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। क्या करूं मैं? शौर्या ने खुद से ही दिल सवाल किया। इस तरह फरीक बैठना उसके किस्मत में ही नहीं था। हर वक्त वो कुछ ना कुछ करते ही रहती थी। उसके मेडिसिन, उसके एक्सपेरिमेंट्स या फिर नए शिप्स डिजाइन करना, इन सब में ही वक्त कैसे बीतता था उसे पता नहीं चलता था। और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी नजरें अभिमन्यु के सीने पट गई जिस पर सर रखकर वो अब तक सो रही थी। उसने चेहरा उठाकर उसे देखा और उसे यूं सोता हुआ देखकर बस कुछ देर तक केती ही रह गई। चिका। शौर्या ने दिल ही दिल उसकी बनाई हुई उस सिस्टम को आवाज दी और चिका तुरंत एक्टिव हो गई। उन सब का क्या हाल है? सिंपोसिस जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, रातों रात उसका पूरा डेटा डिलीट होने की वजह से उनके बिजनेस पर क्या असर हुआ है? जरा बताओ तो मुझे, शौर्या ने कहा और चिका तुरंत जवाब देते ही बोली, बताती नहीं बॉस, आपको दिखाती हूँ। चिका बोली और उसने सिंपोसिस के सारे न्यूज अपडेट उसे देने लग गई। वैसे तो अब तक पूरी बात मीडिया को पता नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें मिली थी वो बार बार टेलीकास्ट कर रहे थे और सिंपोसिस के ओनर और बाकी सब से सवाल जवाब कर रहे थे। ये कब तक उस न्यूज जो छिपा सकते हैं? शौर्या ने सवाल किया और चिका जवाब में बोली, और 3 या 4 दी, लेकिन उनके साथ डील करने वाले सभी कंपनी उनके उनके ऑर्डर के लिए उन्हें फोर्स कर रही है। और बॉस, बिग बॉस का भी ऑर्डर था उनके पास, इसी वजह से तो वो इतना परेशान है और वही काम कर रहे थे, चिका ने कहा और शौर्या कंफ्यूज हो गई। बिग बॉस से समझ नहीं आया ई चिका किसके बारे में बात कर रही है? ऑफ कोर्स बिग बॉस, अभिमन्यु राठौड़ मेरे बिग बॉस है, चिका की चहकती हुई आवाज और शौर्या मुस्कुराई। चिका, एक और भी काम था तुम्हारे पास, क्या तुम पता लगा सकती हो कि मेरे डैड कौन है? उस वक्त जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें से कई सारी औरतों को किडनैप करके या फिर खरीद कर लाया गया था। मेरी मोम भी उन्हीं में से एक थी, बट मेरे डैड वो तो कहीं ना कहीं होंगे ही ना। और इस शौर्या के पेरेंट्स, वो भी तो कौन है पता नहीं है हमें। तुम एक काम कर सकती हो, क्या हम दोनों के पेरेंट्स को ढूंढ सकती हो? मुझे उनसे मिला है या फिर एटलीस्ट उन्हें दूर से देखना है, शौर्या ने कहा और चिका ने ओके कह दिया। वो उस काम में लग गई और शौर्या वैसे ही कुछ देर तक अभिमन्यु के सीने पर सर रखकर नींद आने का इंतजार करती रही, बट उसे नींद आ ही नहीं रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने धीरे से अभिमन्यु का हाथ उसके पीठ पर से दूर किया और आराम आराम से उठकर बैठ गई। उसकी हरकतें काफी स्मूथ थी, जिस वजह से नींद में भी हमेशा अलर्ट रहने वाला अभिमन्यु को नींद पर कोई असर नहीं हुआ। शौर्या आराम से उस कमरे से बाहर आ गई और वो वही उस फ्लो पर बने हुए दूसरे कमरे की तरफ चली गई।
काफी बड़ा और खूबसूरत रूम था वो, जिसे देखकर शौर्या मुस्कुराई और उसकी नजरें सामने रखे हुए चीज पर गई जिसे देखकर उसने आंखों में चमक आ गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 12 पियानो। चिका, एक और भी काम था तुम्हारे पास? क्या तुम पता लगा सकती हो कि मेरे डैड कौन है? उस वक्त जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें से कई सारी औरतों को किडनैप करके या फिर खरीद कर लाया गया था। मेरी मोम भी उन्हीं में से एक थी। बट मेरे डैड वो तो कहीं ना कहीं होंगे ही ना। और इस शौर्या के पेरेंट्स, वो भी तो कौन है पता नहीं है हमें। तुम एक काम कर सकती हो, क्या हम दोनों के पेरेंट्स को ढूंढ सकती हो? मुझे उनसे मिला है या फिर एटलीस्ट उन्हें दूर से देखना है, शौर्या ने कहा और चिका ने ओके कह दिया। वो उस काम में लग गई और शौर्या वैसे ही कुछ देर तक अभिमन्यु के सीने पर सर रखकर नींद आने का इंतजार करती रही। बट उसे नींद आ ही नहीं रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने धीरे से अभिमन्यु का हाथ उसके पीठ पर से दूर किया और आराम आराम से उठकर बैठ गई। उसकी हरकतें काफी स्मूथ थी, जिस वजह से नींद में भी हमेशा अलर्ट रहने वाला अभिमन्यु को नींद पर कोई असर नहीं हुआ। शौर्या आराम से उस कमरे से बाहर आ गई और वो वही उस फ्लो पर बने हुए दूसरे कमरे की तरफ चली गई। काफी बड़ा और खूबसूरत रूम था वो, जिसे देखकर शौर्या मुस्कुराई और उसकी नजरें सामने रखे हुए चीज पर गई जिसे देखकर उसने आंखों में चमक आ गई। उसके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत पियानो था और उस खूबसूरत पियानो को देखकर शौर्या बहुत ही खुश हो गई। वैसे म्यूजिक और उसका रिश्ता कुछ गहरा नहीं था, बट वो जिनके लिए काम किया करती थी उनमें से एक साइंटिस्ट जो कि सिम्पोसिस के बिग शॉट में से एक थे, उन्हें म्यूजिक काफी पसंद था और उन्होंने ही शौर्या को कुछ म्यूजिक पिस सुनाए थे और उसे अपना नया अच्छा म्यूजिक क्रिएट करने के लिए कहा था। एंड हर काम में एक्सपर्ट रहने वाले उसने वो किया भी था। एक बहुत अच्छी पियोनिस्ट थी। वो आगे आई और उसने उस पियानो को अपने हाथों से छू लिया। एक अजीब सी खुशी महसूस हुई उसे उस पियानो को छूते ही। वो उसके सामने रखे हुए स्टूल पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके अपनी उंगलियां उस पर चलाने लग गई। पहले काफी सिंपल नोट्स चलाए उसने उस पर और फिर धीरे धीरे करके उसने अपने नए नोट्स प्ले करने लग गई। वो धुन जो वो बजा रही थी वो उसके जिंदगी से रिलेटेड थी। शुरुआत में थोड़ी सी खुशी भरी, क्योंकि इतनी दिनों के बाद जो उसे पियानो बजने मिल रहा था, और फिर वो धुन दुख भरी बजने लग गई। जो दुख, जो अकेलापन उसने तने सालों में जिया था, उसकी धुन में भी वो समझ आ रहा था। और फिर उसका रिबत, उसे जुई खुशी, अभिमन्यु का प्यार और सबसे बेहद क्रॉस की आजादी, ये खुशी भरे भाव उसके धुन में आ गए और वो धन कमाल बेमिसाल बन गई। शौर्या आंखें बंद करके वो धुन बजा रही थी, तभी उसके सामने एक शख्स का चेहरा आया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सौरभ पाटिल थे, इस शौर्या के बाबा। और उनके साथ की शौर्या की कुछ मीठी मीठी यादें उसके जहां में आ रही थी। बाबा, मुझे भी इसे बजाना है। आप कितने औसम हो, मेरे बाबा बेस्ट है। बाबा आप मुझे सिखाओ, मुझे भी आपकी तरह पेंटिंग करनी सीखनी है और मैं भी आपकी तरह एक आर्किटेक्ट बनूंगी। बाबा आपकी मेडिसिन कड़वी होती है। मेरे प्यारे बाबा, और भी ना जाने क्या क्या लफ्ज उसे सुनाई दे रही थे और उसके ओठों पर स्माइल आ रही थी। एक पिता का प्यार क्या होता है ये उसे पता नहीं था, लेकिन इन यादों में सहारे वो उस प्यार को महसूस कर पा रही थी और उसे उतनी वो खुशी हो रही थी। उसे इस तरह खुश देखकर कोई और भी था जो कादो खुश हो रहा था। ऑफ कोर्स वो अभिमन्यु राठौड़ था। शौर्या के कमरे के बाहर जाने के कुछ मिनट्स बाद ही उसकी नींद खुल गई। उसका एहसास ना पाकर नींद में भी वो बेचैन हो गया और उसकी नींद खुल गई। प्रिंसेस, कहाँ हो तुम? अभिमन्यु परेशान हो गया और उसने जल्दी से बाथरूम की तरफ जाकर उसे आवाज लगाई। बट वॉशरूम का दरवाजा खुल गया और श्रहिया को वह ना देखकर अभिमन्यु काफी डर गया। वो जल्दी से कमरे के बाहर आया और उसके कानों पर पियानो की धुन सुनाई दी। अभिमन्यु तुरंत वहां गया और शौर्या बजा रही धुन को बिना कोई आवाज करे सुनने लग गया। उसके उस धुन में छिपी हुई खुशी, फिर उदासी, अकेलापन और फिर से खुशी, सब कुछ महसूस कर सकता था वो। शौर्या को इतने अच्छे से पियानो बजाता हुआ देखकर वो पहले तो बहुत हैरान हो गया, लेकिन फिर उसकी हैरानी कम भी हो गई। सौरभ अग्निहोत्री वाकई में एक बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के मालिक थे और वो बहुत काबिल भी थे। एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट होने के साथ साथ वो उतने ही अच्छे पेंटर थे और साथ ही में एक म्यूजिक लवर भी। उनकी मोम एक म्यूजिशियन थी, सो उनके अंदर ट्रेन होकर उन्होंने उनके जमाने में म्यूजिक में भी काफी अवार्ड जीते थे। और फिर उन डैड जो एक आयुर्वेद एक्सपर्ट थे, सो उनके साथ उन्हें मेडिसिन की भी अच्छी जानकारी थी। लेकिन अपने दोनों पेरेंट्स के दबाव के चलते उन्होंने अपनी फील्ड ही बदल दी। उनकी मोम चाहती थी कि वो म्यूजिक में करियर करे, तो उनके डैड चाहते थे वो उन्हीं की तरह एक काबिल डॉक्टर बने। और फिर क्या, उन दोनों के झगड़े से तंग आकर उन्होंने आर्किटेक्चर फील्ड चुन ली। शौर्या को उन्होंने ही संभाला था और वो 24 घंटे उनके साथ ही रहती थी, सो इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि उन्होंने ये सारी चीजें उसे ना सिखाई हो। उन्होंने काफी ट्रेन किया था उसे। हाँ, उनके जाने के बाद उसे सब चीजों की प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने अब जिस शौर्या की सोल थी वो तो हर एक चीज में एक स्प्रेड थी। फिर वो कसी पियानो बजा नहीं सकती थी। आखिरी नोट लेते हुए शौर्या पियानो बजाना बंद कर दिया और अभिमन्यु का दिल खुशी से भर उठा। तभी उसका फोन बजा और उसने उसके असिस्टेंट लियो का मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर के भाव गंभीर हो गए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 13 तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी?
सौरभ अग्निहोत्री वाकई में एक बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के मालिक थे और वो बहुत काबिल भी थे। एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट होने के साथ साथ वो उतने ही अच्छे पेंटर थे और साथ ही में एक म्यूजिक लवर भी। उनकी मॉम एक म्यूजिशियन थी, सो उनके अंदर ट्रेन होकर उन्होंने उनके जमाने में म्यूजिक में भी काफी अवार्ड जीते थे। और फिर उन डैड जो एक आयुर्वेद एक्सपर्ट थे, सो उनके साथ उन्हें मेडिसिन की भी अच्छी जानकारी थी। लेकिन अपने दोनों पेरेंट्स के दबाव के चलते उन्होंने अपनी फील्ड ही बदल दी। उनकी मॉम चाहती थी कि वो म्यूजिक में करियर करे, तो उनके डैड चाहते थे वो उन्हीं की तरह एक काबिल डॉक्टर बने। और फिर क्या, उन दोनों के झगड़े से तंग आकर उन्होंने आर्किटेक्चर फील्ड चुन ली। शौर्या को उन्होंने ही संभाला था और वो 24 घंटे उनके साथ ही रहती थी, सो इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि उन्होंने ये सारी चीजें उसे ना सिखाई हो। उन्होंने काफी ट्रेन किया था उसे। हाँ, उनके जाने के बाद उसे सब चीजों की प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने अब जिस शौर्या की सोल थी वो तो हर एक चीज में एक स्प्रेड थी। फिर वो कसी पियानो बजा नहीं सकती थी। आखिरी नोट लेते हुए शौर्या पियानो बजाना बंद कर दिया और अभिमन्यु का दिल खुशी से भर उठा। तभी उसका फोन बजा और उसने उसके असिस्टेंट लियो का मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर के भाव गंभीर हो गए। अभिमन्यु ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया और अंदर की तरफ बढ़ा। शौर्या का ध्यान भी उसके कदमों के आते हुए आवाज से उसकी तरफ गया और वो खुशी से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी समी कम हो गई। क्या मैंने आपके नींद को डिस्टर्ब कर दिया अभिमन्यु? शौर्या ने जरा हिचकिचाते हुए गिल्ट के साथ ही सवाल किया और अभिमन्यु मुस्कुराया। बिल्कुल भी नहीं, और हाँ, मुझे अफसोस होता अगर मैं सोया हुआ होता तो। आफ्टर ऑल, इतना अच्छा म्यूजिक पे सुनने का मौका मुझे दोबारा थोड़ी ही मिलता, अभिमन्यु ने अंदर आते ही कहा और शौर्या उसे देखकर मुस्कुराई। जितनी खूबसूरत और बहादुर तुम हो ना गुड़िया रानी, उतना ही खूबसूरत ये म्यूजिक पीस भी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने अच्छे से पियानो बजा सकती हो। मैंने इतना अच्छा पियानो पहले कभी भी नहीं सुना है। अभिमन्यु ने एक के बाद एक उसकी तारीफ की और शौर्या के ओठों पर स्माइल और बती गई। उसके आंखों में आई चमक देखकर अभिमन्यु भी काफी खुश हुआ। बाबा ने सिखाया, यू कनो ही इज द बेस्ट। वो सबसे बेस्ट थे। काश वो भी मेरे साथ होते, मैं उन्हें तुमसे मिलाती अभिमन्यु, तुम भी उनसे जरूर इम्प्रेस हो जाते। ही इज द बेस्ट। शौर्या ने सच्चे दिल से सौरभ पाटिल को तारीफ करते हुए कहा। उसके दिल में सच में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी और वो उसे के लिए उसके पिता ही हो गए थे। वो वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे और काफी टैलेंटेड भी, अभिमन्यु बोला और उसने पास आकर उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। क्या ये दर्द हो रहा है? तुम्हें तुरंत अपने हाथों पर इतना जोर देना नहीं चाहिए था प्रिंसेस। अभिमन्यु फिक्र से धीरे धीरे उसके हाथ को सहलाने लग गया। शौर्या के रिस्ट पर का कट वाकई में गहरा था और इस तरह से पियानो बजाने की वजह से उस पर जोर पड़ सकता था और वहां के स्टिचेस निकल भी सकते थे। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, शौर्या धीरे से बोली। उसका वो घाव पहले ही भर चुका था। चिका की दी हुई दवाई की वजह से, वो दवाई जो उसी ने बनाई थी उसके वजह से उसका घाव पूरी तरह से ठीक था और अब सिर्फ वह उसका मार्क रह गया था। ले अभी भी पट्टी होने की वजह से अभिमन्यु को उसका घाव देखने का कोई चांस ही नहीं था। चिका एक एडवांस सिस्टम थी जो किसी भी चीज को टेलीपोर्ट कर सकती थी और शौर्या तक पहुंचा सकती थी। ये बात कोई भी नहीं जानता था कि शौर्या ने उसकी अलग से एक और लैब बनाई थी जो उस आइलैंड के नीचे गहरे समंदर में थी। वो लैब इतनी सिक्योर थी कि ना ही आज तक उसके बारे में किसी को पता चला था और ना ही उस बड़े से एक्सप्लोजन के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। उस लैब में शौर्या के किए हुए हर एक एक्सपेरिमेंट और हर एक मेडिसिन थी जो उसने बनाई थी। अभिमन्यु इतना ही बोला और उसके हाथ को सहलाते हुए उसने धीरे से वहां अपने ओठों से चुन लिया। उसकी ये हरकत और शौर्या के ओठों पर शर्म भरी मुस्कान आ गई। प्रिंसेस, क्या तुम जानती हो कि सौरभ सर, वो तुम्हारे असली डैड नहीं थे? अभिमन्यु ने जरा हिचकिचाते हुए ही सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। मैं जानती हूँ और मैं अपने असली पेरेंट्स को ढूंढना चाहती हूँ अभिमन्यु। मैं बस मुझे फैमिली चाहिए। उन लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया और उसका अंजाम उन लोगों ने मुझे बेच दिया। मैं अब अपनी एक फैमिली चाहती हूँ। अगर मेरी फैमिली सच में अच्छी हुई तो मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहूंगी, शौर्या बोली और अभिमन्यु उसके तरफ देखता ही रह गया। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अभिमन्यु का सीरियस टोन और शौर्या हैरान होकर उसके तरफ देखते ही रह गई। क्या वो सचेम उसे छोड़कर जाना चाहती है? उसने खुद से ही सवाल किया और खुद से ही तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। शौर्या उसके अंकों में देखने लग गई। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, और अगर मुझे जाना भी पड़ा तो वो कुछ सालों के लिए होगा। उसके बाद मैं हमेशा आपके पास आपके लिए लौट के आ जाऊंगी, शौर्या कॉन्फिडेंटली उसके आंखों में देखकर बोली और अगले ही पल उसके ओठों अभिमन्यु के ओठों में गिरफ्त हो गए। वो खुशी से पागल होकर शौर्या के ओठों के साथ खेलने लग गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 14, शिवाय एंड रुद्राय बुंदेला। शिवाय एंड रुद्राय बुंदेला। प्रिंसेस, क्या तुम जानती हो कि सौरभ सर, वो तुम्हारे असली डैड नहीं थे? अभिमन्यु ने जरा हिचकिचाते हुए ही सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। मैं जानती हूँ और मैं अपने असली पेरेंट्स को ढूंढना चाहती हूँ अभिमन्यु। मैं बस मुझे फैमिली चाहिए। उन लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया और उसका अंजाम उन लोगों ने मुझे बेच दिया।
मैं अब अपनी एक फैमिली चाहती हूँ। अगर मेरी फैमिली सच में अच्छी हुई तो मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहूंगी, शौर्या बोली और अभिमन्यु उसके तरफ देखता ही रह गया। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अभिमन्यु का सीरियस टोन और शौर्या हैरान होकर उसके तरफ देखते ही रह गई। क्या वो सच में उसे छोड़कर जाना चाहती है? उसने खुद से ही सवाल किया और खुद से ही तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। शौर्या उसके आंखों में देखने लग गई। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, और अगर मुझे जाना भी पड़ा तो वो कुछ सालों के लिए होगा, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा आपके पास आपके लिए लौट के आ जाऊंगी, शौर्या कॉन्फिडेंटली उसके आंखों में देखकर बोली और अगले ही पल उसके ओठों अभिमन्यु के ओठों में गिरफ्त हो गए। वो खुशी से पागल होकर शौर्या के ओठों के साथ खेलने लग गया। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे के ओठों के साथ खेल रहे थे और वो छुवन उन दोनों को एक अजीब सा सुकून पहुंचा रही थी। अभिमन्यु ने फिर थोड़ी देर बाद उसे रिहा किया और उसे अपने बाहों में लेकर उस रूम की बालकनी में आ गया। जाहिर सी बात थी, वो म्यूजिक रूम था तो उसकी बालकनी का डिजाइन भी उसी तरह से था, काफी खूबसूरत और प्यारा। और उस खूबसूरत माहौल में बैठा हुआ वो खूबसूरत जोड़ा काफी देर तक अलग अलग बातों में खोया हुआ था। सिर्फ बातें ही नहीं, एक दूसरे की मीठी सी छुवन भी। शौर्या अभिमन्यु के बाहों में बैठी हुई थी और अभिमन्यु की सांसें लगातार उसके चेहरे पर, उसके गर्दन पर महसूस हो रही थी। वही शौर्या भी बातें करते वक्त उसके बालों में हाथ फिरा रही थी, उसके बियर्ड को धीरे से छू रही थी और उसकी ये प्यारी प्यारी हरकतें अभिमन्यु को दिल ही डल काफी खुश कर रही थी। बातें करते हुए ही ना जाने किस वक्त शौर्या उसके बाहों में सो गई और अभिमन्यु भी उसे देखते हुए ही उसे लेकर वही काउच पर लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज की किरणों की वजह से ही दो की नींद खुल गई। अभिमन्यु तो उससे पहले ही उठा हुआ था और शौर्या के खूबसूरती को निहार रहा था। बहुत प्यारी दिखती ही शौर्या। अगर उसने उसकी बहादुरी ना देखी होती ना तो सच में अभिमन्यु को शक हो जाता उसके नाम से। उसके लुक के साथ उसका नाम बिल्कुल भी सूट नहीं होता था। उस जैसे प्यारी लड़की का नाम तो उसी की तरह प्यारा होना चाहिए था, बट सच में सौरभ जी ने उसके प्यारी सी सूरत को देखकर नहीं बल्कि उसकी बहादुरी को देखकर उसका नाम रखा था, और जो कि सही भी था। ऐसे ही ना जाने क्या क्या ख्यालात अभिमन्यु के दिमाग में आ रहे थे। गुड मॉर्निंग, शौर्या ने नींदम से भरी हुई आवाज में अपनी आंखों को मिचमिचाते हुए उसके तरफ देखकर कहा, और जब उसे ये एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से अभिमन्यु के ऊपर सोई हुई है, तब जाकर उसके आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, अभिमन्यु प्यार से बोला और उसके गाल पर ओठ टिका दिए उसके बालों को एक और करके वो फिर से उसके दीदार में लग गया और शौर्या शर्माते ही उठकर बैठ गई। आराम से गुड़िया रानी, लग जाएंगी ना तुम्हें? अभिमन्यु उसकी जल्दबाजी देखकर जरा फिक्र से ही बोला और शौर्या ने मुस्कुराकर उसके पास देखा। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, शौर्या शर्माते हुए ही वहां से चली गई और अभिमन्यु भी मुस्कुराते ही उसे जाते ही देखता रह गया। उसके फोन का रिंग हुआ और कॉलर देखकर उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। हम 11 बजे मिलते हैं, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभिमन्यु ने कहा और कॉल काट दी। और उसके कॉल के कट करते ही दूसरे साइड वाला लड़का काफी गुस्सा गुस्सा हो गया। डैम दिस मैन, समझता क्या है ये अपने आप को? अभिमन्यु राठौड़, तुम बस मिलो मुझे, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ कि शिवाय बुंदेला आखिर है कौन और मेरे कॉल काटने का अंजाम क्या होता है। उस लड़के शिवाय ने गुस्से से कहा और अपना फोन काउच पर फेंक दिया। लगभग अभिमन्यु के ही उम्र का था वो, 26-27 के करीब, और बहुत ही हैंडसम भी था। उसके चेहरे के फीचर्स, उसके लुक और उसका ओवरऑल अटायर, जिसे देखकर ही फील हो रहा था कि वो बड़ो ही रिच और रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता है, और ऐसा था भी। राठौड़ ग्रुप्स और इंडस्ट्री के बाद एशिया में बुंदेला ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का ही नाम था। वो दोनों अलग अलग बिजनेस में थे, वरना अगर वो एक ही बिजनेस में होते तो ये कहना मुश्किल होता कि उन दोनों बिजनेस ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप बेस्ट है। बुंदेला ग्रुप्स डायमंड, सर और गोल्ड के बिजनेस में नंबर 1 पर था और उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी नंबर 1 रैंक होल्डर थी। तो वही अभिमन्यु राठौड़ ऑनलाइन इंडस्ट्री का बेताज बादशाह था, ऑल टाइप ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस, और साथ ही उसके हॉस्पिटल और होटल की चेस भी नंबर 1 पोजीशन पर थी। और ऐसे ये टक्कर के रहने वाले दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी थे। शिवाय ब्रो, जस्ट रिलैक्स, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? और रहा सवाल अभी का, तो आई थिंक वो उसकी नए नए बनी मोहब्बत के साथ बिजी है, रुद्राय बोला और हंसने लग गया। वो भी उतना ही हैंडसम था जितना कि शिवाय था। अगर देखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे के जैसे ही दिखते थे, और दिखते क्यों ना वो ट्विंस जो थे। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवाय हमेशा बियर्ड लुक में होता था तो वही रुद्राय क्लीन शेव में। शिवाय, रुद्राय और अभिमन्यु, दे थ्री आर बेस्ट फ्रेंड्स। अभिमन्यु 1 या 2 महीनों से छोटा था उन दोनों से, लेकिन उनका किंडरगार्टन से लेकर तो मास्टर तक का पूरा एजुकेशन साथ ही में हुआ था। हाँ, बाद में शिवाय उनसे अलग हो गया था और वो बिजनेस की स्टडी कर रहा था, वही अभिमन्यु और रुद्राय मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। बट फिर अब में अभिमन्यु ने हॉस्पिटल के साथ साथ बिजनेस में भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी हॉस्पिटल चेन ज्यादातर रुद्राय ही देखता था। शट अप रुद्रा, तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। बात ऐसी है कि, शिवाय ने कुछ कहा जिसे सुनकर रुद्राय के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए। वही दूसरी और अभिमन्यु के विला में, हम टेक दिस, ये तुम्हें पसंद आएगा। अभिमन्यु एक के बाद एक डिश शौर्या को सर्व कर रहा था और उसे खाने के लिए बोल रहा था।
आज भी टेबल अलग अलग डिशेस से भरा हुआ था। अभिमन्यु ने शौर्य के लिए काफी कुछ बनवाया था और स्पेशली उसके पसंद का मीठा भी। ना, आई डोंट वॉन्ट इट, मैंने अब बहुत खा लिया है। आई एम टोटली फुल, शौर्य ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा। एंड वो सही भी था, सब कुछ इतना टेस्टी टेस्टी था कि उसने थोड़ा ज्यादा ही खा लिया था। सब तो उसे हैरानी से देख रहे थे कि इतनी सी वो इतना सब कुछ कैसे खा सकती है। चलो हम एक छोटी सी वॉक पर चलते हैं, तुम बेहतर फील करो नी, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। शौर्य के एक्सप्रेशन देखकर उसके ओठों पर एक बड़ी ही प्यारी स्माइल आ गई थी। यप, शौर्य को भी वो बेहतर लगा और विला के गार्डन में ही वो वॉक पर गए। अभिमन्यु ने फिर उसे उसकी मेडिसिन दी और उसके साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड किया। प्रिंसेस, देयर इज अ इमरजेंसी, मैं कुछ ही देर में लगभग 1 या 2 घंटों में आ जाऊंगा, तब तक तुम यहाँ आराम करना, ओके? या फिर तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं जाकर आ जाऊँ ना? अभिमन्यु ने फिक्र से कहा और शौर्य ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया। इट्स ओके मन, आप जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। शौर्य को अंदाजा था कि उसके पास काम का कितना प्रेशर होगा। चिका की दी हुई इन्फॉर्मेशन के बाद वो जानती थी कि उसका अभिमन्यु एशिया ना नंबर 1 बिजनेसमैन है और साथ ही में वो के टॉप रिच इंसानों में से एक है। उस पर काम का कितना प्रेशर होगा, इस बात का अंदाजा था उसे। अपना दया रखना बेबी, मैं बस जल्दी वापस आ जाऊंगा और हाँ, लिली और आंटी सारिका तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ है, ओके? अभिमन्यु को काफी फिक्र थी उसे, लेकिन उसका जाना भी जरूरी था, सो वो उसे सी ऑफ करके वह चला गया। उसके जाने के बाद ही आंटी सारिका और लिली अंदर आ गए। शौर्य ने उनसे कुछ देर बातें की और फिर उन्हें बाहर जाने के लिए बोल दिया। चिका, एक्टिवेट आवर रोबोट्स, मुझे पाने लिए हुए कुछ मेडिसिन चाहिए। शौर्य ने चिका से कांटेक्ट कर दिया। ओके, बट कौन सी मेडिसिन बॉस? हमारे पास आपके बनाए हुए सभी मेडिसिन है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, सिर्फ 2 या 3 पिल्स है उन हर एक मेडिसिन की, चिका ने जवाब देकर कहा और शौर्य चिढ़ कर देखने लग गई। मुझे पता है चिका, मैंने ही वो मेडिसिन वहां रखी हुई थी और फिलहाल मुझे उन 1-2 मेडिसिन से ही कम चलाना होगा, क्योंकि उस आइलैंड के साथ साथ वो हर्ब्स गार्डन भी तबाह हो गया होगा और हमारे पास कोई भी हर्ब्स अब बचे नहीं होंगे। चिका, हमें वो जड़ी बूटियां कहाँ मिल सकती है? शौर्य ने उससे सवाल किया। बॉस, हर्ब मार्केट में आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, बट उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। आपको कौन सी पिल्स बनानी है? आप मुझे नाम बताइए, मैं उनकी प्राइस चेक करके आपको बताती हूँ। चिका के सावला पर शौर्य ने उसे मेडिसिन और उन हर्ब्स के बारे में बताया। ये मेडिसिन क्यों? चिका का सवाल और शौर्य बोली। मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। नो डाउट कि मैं अभी भी अपनी फाइटिंग स्किल्स नहीं भूली हूँ, बट ये बॉडी उस हिसाब से काफी वीक है और जिस स्ट्रेंथ की मुझे जरूरत है वो मेरी बने हुई एनर्जी पिल्स खाकर ही मुझे मिलेंगी, और साथ ही ने मुझे कुछ ब्यूटी पिल्स भी चाहिए। शौर्य ने उसके हाथों की तरफ देखकर कहा। नो डाउट कि वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गौर से देखने पर उसकी स्किन थोड़ी सी डैमेज हुई दिखती थी और शौर्य लप अभिमन्यु के लिए बहुत ही अचचा दिखना था। हम आपको खुद पर ध्यान देना ही होगा। वैसे भी यहाँ खूबसूरती को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो जितना खूबसूरत होता है उसकी उतनी ही तारीफ होती है, चिका ने कहा और टेलीपोर्ट करके उसके लिए एक इंगे पिल और दूसरी ब्यूटी पिल दे दी। एनर्जी पिल वो हमेशा उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए लेते ही थे, लेकिन ब्यूटी पिल्स की जरूरत उस शौर्य को कभी नहीं गिरी थी। ब्यूटी पिल्स का इन्वेंशन तो उसने उनके सीनियर्स के वाइफ और दूसरे गर्ल्स के लिए किया था, बट अब शौर्य को भी वो पिल लेनी थी और उसकी खूबसूरती को निखारना था। आगे का काफी वक्त वो और चिका उन्हें हर्ब्स कहाँ से मिलने गए इसी में गम हो गए, और सब कुछ तय होने के बाद उनकी नजर उस टायर हुए अकड़े पर गई जो लाखों के घर में था। बॉस, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास तो एक पैसा नहीं है, फिर अब आप क्या करेगी? चिका का सवाल और शौर्य भी कुछ सोच में गिर गई। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु जल्दी ही बुंदेला ग्रुप्स के हेड ऑफिस पहुंचा और जैसे ही वो अंदर गया वहां इतने सबको देखकर उसके माथे पर शिकंज छा गई। उसकी नजरें शिवाय पर गई जो उसे गुस्से से घूर रहा था, और वहीं रुद्राय का भी सेम रिएक्शन। कहाँ से अरेंज करेगी शौर्य पैसे? और आखिर कौन है ये शिवाय और रुद्राय बुंदेला, और क्यों गुस्सा है वो अभिमन्यु से? साथ ही में उनके साथ के और दूसरे लीग कौन थे, जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 15, शौर्य हमारी बेटी है। शौर्य हमारी बेटी है, हम आपको खुद पर ध्यान देना ही होगा। वैसे भी यहाँ खूबसूरती को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो जितना खूबसूरत होता है उसकी उतनी ही तारीफ और उतनी ही वैल्यू होती है, चिका ने कहा और टेलीपोर्ट करके उसके लिए एक एनर्जी पिल और दूसरी ब्यूटी पिल दे दी। एनर्जी पिल वो हमेशा उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए लेते ही थे, लेकिन ब्यूटी पिल्स की जरूरत उस शौर्य को कभी नहीं गिरी थी। ब्यूटी पिल्स का इन्वेंशन तो उसने उनके सीनियर्स के वाइफ और दूसरे गर्ल्स के लिए किया था, बट अब शौर्य को भी वो पिल लेनी थी और उसकी खूबसूरती को निखारना था। आगे का काफी वक्त वो और चिका उन्हें हर्ब्स कहाँ से मिलेंगे इसी में गुम हो गए, और सब कुछ तय होने के बाद उनकी नजर उस रेडी हुए अकड़े पर गई जो लाखों के घर में था। बॉस, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास तो एक पैसा नहीं है, फिर अब आप क्या करेगी? चिका का सवाल और शौर्य भी कुछ सोच में गिर गई।
वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु जल्दी ही बुंदेला ग्रुप्स के हेड ऑफिस पहुंचा और जैसे ही वो अंदर गया वहां इतने सबको देखकर उसके माथे पर शिकंज छा गई। उसकी नजरें शिवाय पर गई जो उसे गुस्से से घूर रहा था और वही रुद्राय का भी सेम रिएक्शन थी। अभिमन्यु वो पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला? शिवाय जरा गुस्से से ही बोला। कब से कॉल कर रहा था वो उसने उसे रात को ही कॉल किया था और लियो और मयंक दोनों को भी उससे कांटेक्ट करने बोला था, लेकिन उसके बावजूद भी अभिमन्यु ना तो उन्हें कांटेक्ट किया और ना ही अब सुबह जल्दी आया। शिव, इस तरह बात मत करो उससे। अभी बेटा वो पेंडेंट वो आपको कहाँ से मिला है? ओलेज जल्दी से बताइए हमें। एक लेडी जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट थी उन्होंने कहा और अभिमन्यु के करीब आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्राय और शिवाय की मोम थी, मृणाल बुंदेला। आंटी मृणाल, वो पेंडेंट मैं आपको बताता हूँ नट, क्या आप मुझे बता सकती है कि आप इतनी बेचैन क्यों हैं उस पेंडेंट को लेकर? अभिमन्यु ने उन्हीं से सवाल कर दिया और मृणाल उनके तरफ देखने लग गई। क्योंकि पेंडेंट वो मैंने मेरी बच्ची को पहनाया था जब वो इस दुनिया में आई थी, मेरी नन्ही सी परी। लेकिन वक्त का खेल देखिए, उस वक्त हमारे दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया और मेरी बच्ची मुझसे बिछड़ गई, मृणाल जी ने रोते हुए कहा और अभिमन्यु गौर से उन्हें देखने लग गया। क्या आप मुझे बता सकती है कि आपकी बेटी फिलहाल कितने साल की होंगी? अभिमन्यु ने सवाल किया और मृणाल जी उसके तरफ चौंक कर देखने लग गई। उसे अभी कुछ दिनों पहले तकरीबन 22 दिन पहले 18वां साल शुरू हुआ है, मृणाल जी ने जल्दी से कहा और उम्मीद से अभिमन्यु की तरफ देखने लग गई। अभी बेटा, क्या तुम्हें हमारी बेटी मिल गई है? संजीव बुंदेला जी बोले और अभिमन्यु ने उनकी तरफ देखा। अंकल, 4 दिन पहले मुझे एक लड़की मिली। वो अभिमन्यु ने शौर्या जिस तरह से उसे मिली थी और उसके बाद उसकी हालत और बाकी सब चीजें बता दी, सिर्फ उन दोनों के बीच हुए उन मोमेंट को छोड़कर, और वो सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। तुम्हारे पास उसकी तस्वीर है? वो कैसी दिखती है? वो संजीव जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। कैसे कहे? क्या वो सच में उनकी बेटी थी या फिर नहीं? उम्र के हिसाब से तो वो उनकी बेटी लग रही थी, लेकिन ही उन्हें आगे कुछ भी उम्मीद बांधने से रोक रहा था। बेटी की बहुत चाहत थी उन्हें, सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेला परिवार को भी। पिछले 7 पीढ़ियों से उनके घर में एक भी बेटी पैदा नहीं हुई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं सबको बेटी की आस ही थी। और मृणाल जी, उन्हें तो सबसे ज्यादा। बहुत मन्नतें की थी उन्होंने एक बेटी के लिए और उनकी मन्नत पूरी भी हुई, लेकिन उनके दुश्मन अचानक से उन्होंने उन पर हमला कर दिया और मौके का फायदा उठाकर उनके बेटी को अगवा भी कर दिया। लेकिन जब वो किडनैपर उन्हें मिला तब उसने बताया कि उनके बेटी मर गई है। भागा दौड़ी में उसका ध्यान नहीं रहा, वो मर गई और उसने उसे जंगल में फेंक दिया। उसके बाद बहुत ढूंढा उन्होंने उनके बेटी की लाश को, मगर वो भी उन्हें कभी नहीं मिली। हम अभिमन्यु को उन्हें रोता देखकर अच्छा नहीं लगा और उसने शौर्या की तस्वीर उन्हें निकाल कर दिखा दी। आंटी, अंकल, इससे पहले आप कुछ कहे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी शौर्या ने बहुत कुछ सहा है, सो जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि वो आपकी ही खोई हुई बेटी है तब तक मैं आपको उसके सामने नहीं ले जा सकता। वो अभी कमजोर है और इतना कुछ सहने के बाद आई डोंट थिंक कि उसकी मेंटल हेल्थ अभी अब नॉर्मल होंगी। सो उसे और कोई भी मेंटल ट्रॉमा में नहीं देना चाहता। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अभिमन्यु ने पहले ही क्लियर कर दिया और वह मौजूद उन चारों को उसके आंखों में शौर्या के लिए बेपनाह प्यार दिखाई दिया। अभिमन्यु ने उन्हें शौर्या की तस्वीर दिखाई और उसे देखकर वो दोनों हैरान हो गए। ये तो मृणाल जी ने उस तस्वीर को देखा और हैरान हो गई। हाँ, ये तो बिल्कुल माँ की तरह दिखती है, लेकिन इसकी आंखें और तुम्हारी मोम पर गई है मृणाल, संजीव जी बोले और रुद्राय और शिवाय ने भी जल्दी से मोबाइल उनके हाथ से ले लिया। शौर्या बिल्कुल उनके ग्रैंड मॉम्स की तरह दिखती थी। उसके चेहरे के फीचर्स उनके दादी की तरह थे, तो उसकी आंखें उनकी नानी की तरह। उन्हें तो डीएनए टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। वो हमारी बेटी है अभिमन्यु, शौर्या हमारी बेटी है, मृणाल जी खुश होकर बोली और संजीव जी के गले लग गई। हमारी बेटी, हमारी प्रिंसेस संजीव, मुझे मिलना है उससे। मृणाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, इतनी खुशी महसूस हो रही थी उन्हें। मुझे देखना है उसे। अभिमन्यु बेटा, पमुलीत जे उसके पास लेकर चलो, मैं मिलना चाहती हूँ मेरी बच्ची से। मेरी बच्ची, शौर्या, आह कितना प्यारा नाम है उसका। संजीव, हम अभी मिलने जा रहे हैं उससे। मृणाल जी के खुशी का ठिकाना नहीं था और कहीं ना कहीं संजीव जी का भी वही हाल था। हम जाएंगे मृणाल, तुम शांत हो जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, संजीव जी ने उन्हें समझाया और अभिमन्यु की तरफ देखने लग गए। उन्हें देखकर अभिमन्यु ने एक नजर रुद्राय को देखा और रुद्राय आगे आ गया। डैड, मोम, जरूर हम उससे मिलेंगे, लेकिन पहले हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। मोम, समझिए बात को। शौर्या ने अभी अभी बहुत कुछ सहा है और थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से आगे जाकर ये पता चला कि वो हमारी बहन नहीं है। उस पर क्या बीतेंगी मोम, इसीलिए पहले सब कुछ कंफर्म करना बहुत जरूरी है, रुद्राय ने उन्हें समझते हुए कहा और शिवाय ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उनकी बहन जिंदा है, ये बात सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हुए थे और उससे ज्यादा खुश वो शौर्या को देखकर हुए थे।
कितनी प्यारी दिख रही थी वो उस तस्वीर में। स्माइल करते ही लिया हुआ उसका एक कैंडिड पिक था वो, जो अभिमन्यु ने उन्हें दिखाया था, जिसे देखकर उन्हें सच में लगा कि काश ये उनकी बहन ही हो। ठीक है, उसके सामने नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है उसे, सिर्फ एक बार देखना है, उसकी आवाज भी सुननी है। मेरा दिल कहता है कि वो मेरी ही बेटी है, मेरी अपनी बेटी। प्लीज अभिमन्यु बेटा, उसे दिखा सकते हो हमें। आवाज भी। मृणाल जी के इमोशन पर उनका काबू ही नहीं था। वो लगातार रोए जा रही थी और शौर्य को देखने की जिद कर रही थी। मैं आपको उसे दिखता हूँ, वो मेरे साथ ही मेरे विला में ही है। मैं अभिमन्यु ने कहा और जी को कॉल कर दिया। प्रिंसेस कहाँ है? उसने सवाल किया और जूली की बात सुनकर उसने गार्डन के साइड जो कैमरा था उसकी लाइव फुटेज उसके मोबाइल पर शुरू कर दी। शौर्या गार्डन में बहती हुई थी और उसके सामने लगे हुए उन फ्लावर्स को देख रही थी। काफी सारे वैरायटी के फ्लावर्स थे वहां, और वो फ्लावर्स काफी खूबसूरत भी थे। उन्हें देखते हुए शौर्या किसी गहरे सोच में डूबी हुई थी। सिंपल से व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी उसने, और उसके वो खूबसूरत लंबे बाल खुले ही थे, जो मध्यम चलती हवा के वजह से हल्के हल्के लहरा रहे थे। बड़ी ही प्यारी लग रही थी वो, मासूम सी गुड़िया की तरह। मेरी बच्ची, मृणाल जी ने फोन के स्क्रीन पर अपनी उंगलियां फेर दी और टकटकी लगाए हुए उसे देखने लग गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 16, द पजेसिव ब्रदर्स। द पजेसिव ब्रदर्स। डैड, मोम, जरूर हम उससे मिलेंगे, लेकिन पहले हम DNA टेस्ट करवा लेते हैं। मोम समझिए बात को। शौर्या ने अभी अभी बहुत कुछ सहा है, और थोड़ी से जल्दबाजी के वजह से आगे जाकर ये पता चला कि वो हमारी बहन नहीं है। उस पर क्या बीतेंगी मोम, इसीलिए पहले सब कुछ कंफर्म करना बहुत जरूरी है। रुद्राय ने उन्हें समझते हुए कहा और शिवाय ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उनकी बहन जिंदा है, ये बात सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हुए थे, और उससे ज्यादा खुश वो शौर्या को देखकर हुए थे। कितनी प्यारी दिख रही थी वो उस तस्वीर में। स्माइल करते ही लिया हुआ उसका एक कैंडिड पिक था वो, जो अभिमन्यु ने उन्हें दिखाया था, जिसे देखकर उन्हें सच में लगा कि काश ये उनकी बहन ही हो। ठीक है, उसके सामने नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है उसे, सिर्फ एक बार देखना है, उसकी आवाज भी सुननी है। मेरा दिल कहता है कि वो मेरी ही बेटी है, मेरी अपनी बेटी। प्लीज अभिमन्यु बेटा, उसे दिखा सकते हो हमें। आवाज भी। मृणाल जी के इमोशन पर उनका काबू ही नहीं था। वो लगातार रोए जा रही थी और शौर्या को देखने की जिद कर रही थी। मैं आपको उसे दिखता हूँ, वो मेरे साथ ही मेरे विला में ही है। मैं अभिमन्यु ने कहा और जी को कॉल कर दिया। प्रिंसेस कहाँ है? उसने सवाल किया और जूली की बात सुनकर उसने गार्डन के साइड जो कैमरा था उसकी लाइव फुटेज उसके मोबाइल पर शुरू कर दी। शौर्या गार्डन में बैठी हुई थी और उसके सामने लगे हुए उन फ्लावर्स को देख रही थी। काफी सारे वैरायटी के फ्लावर्स थे वहां, और वो फ्लावर्स काफी खूबसूरत भी थे। उन्हें देखते हुए शौर्या किसी गहरे सोच में डूबी हुई थी। सिंपल से व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी उसने, और उसके वो खूबसूरत लंबे बाल खुले ही थे, जो मध्यम चलती हवा के वजह से हल्के हल्के लहरा रहे थे। बड़ी ही प्यारी लग रही थी वो, मासूम सी गुड़िया की तरह। मेरी बच्ची, मृणाल जी ने फोन के स्क्रीन पर अपनी उंगलियां फेर दी और टकटकी लगाए हुए उसे देखने लग गई। देखी ना संजीव, हमारी बेटी कितनी प्यारी है। ये सच में माँ की तरह ही दिखती है, और उसकी आंखों वो भी माँ की तरह ही है। मृणाल जी खुशी खुशी संजीव जी को उसे दिखने लग गई, और शौर्या को देखकर उनके आंखों में भी आंसू आ गए। मिस शौर्या, आपके जूस का वक्त हो गया है। जूली उसके पास जूस रखा हुआ ट्रे लेकर आ गई, और साथ ही में उसने खाने के लिए कुछ पेस्ट्री और कुकीज भी लाए थे। आई डोंट वॉन्ट दैम, शौर्या ने किसी तरह से कहा और फिर से वैसा ही बैठ गई, और इधर उसे देखने वाले अभिमन्यु की आंखें हैरानी सी बड़ी हो गई। उसने रुद्राय के फोन से जूली को कॉल कनेक्ट किया और बाकी सब उसे देखने लग गए। जूली आस्क हर कि उसे कहीं तकलीफ हो रही है क्या? शी इज इन पेन डैम इट, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अभिमन्यु की सख्त गुस्से से भरी हुई इम्पेशेंट आवाज और जूली के माथे पर पसीने की बूंदें छाने लग गई। मिस, आप ठीक है? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? जूली काफी डर गई थी, और वो डरते हुए ही उससे सवाल करने लग गई। उसकी बात सुनकर शौर्या ने उसकी तरफ देखा और ना में सर हिला दिया। उसके पास बात करने की भी एनर्जी नहीं थी। उसे फिर एक बार ड्रग्स की तलब महसूस हो गई थी, और वो ना मिलने की वजह से या फिर पता नहीं किस और वजह से उसके पेट में भी काफी दर्द हो रहा था। मिस हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आप पहले अंदर चलिए, जूली ने जल्दी जल्दी कहा, और शौर्या ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। जूली काम डाउन एंड प्लीज मुझे थोड़ी देर शांत रहने दो। शौर्या अब की बार चिढ़ गई, और उसने चिढ़ते हुए ही उससे कहा, और फिर एक बार वो वैसे ही बैठ गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसके दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। ये दर्द और ये तलब उसे कंट्रोल करनी ही थी। अगर वो अपना कंट्रोल खो देती तो ड्रग्स की लत उससे छूटना लगभग नामुमकिन ही होता। सो उसने इसे सहना और इस दर्द को कंट्रोल करना ही ठीक समझा। आई एम लिविंग फ्रॉम हियर, अभिमन्यु ने कहा और दौड़कर बाहर की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे शिवाय और रुद्राय भी भागने लग गए। शिव, तुम मोम डैड को लेकर आओ, मैं आगे जाता हूँ, शायद मैं प्रिंसेस की कुछ हेल्प कर पाऊँ, रुद्राय ने कहा और शिवाय ने उसकी बात मान ली।
फिक्र उसे भी थी उसके बहन की, लेकिन उसके मोम डैड को भी संभालना जरूरी था और रुद्राय डॉक्टर भी था, तो वो उससे ज्यादा रूद की जरूरत थी। मोम डैड आप फिक्र मत करिए, हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ, शिव ने उन्हें समझाया और फिर वो मृणाल जी और संजीव जी को लेकर ही अभिमन्यु के विला की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में अभिमन्यु और उसके पीछे पीछे रुद्राय वहां पहुंच गए और अभिमन्यु ने विला के अंदर इंटर करते ही शौर्य कहाँ है ये पूछा। स्टाफ में से एक दो मेंबर ने ऊपर की तरफ इशारा किया और अभिमन्यु को समझ आ गया कि वो कहाँ होंगी। वो और उसके पीछे रुद्राय दोनों ऊपर की तरफ पहुंच गए और तकरीबन 2 मिनट के बाद ही शिवाय की कार भी वहां आ गई। मृणाल जी ने उसे इतना प्रेशराइज किया था कि उसे भी फुल स्पीड में कार चलानी ही पड़ी। शिवाय यहाँ पहले भी आया हुआ था, सो उसे इस विला के बारे में सब पता था, और जब उसने भी स्टाफ से पूछा तो उन्होंने उसे भी ऊपर म्यूजिक रूम की तरफ इशारा कर दिया और वो भी उन दोनों को लेकर ऊपर पहुंच गया। जैसे जैसे उनके कदम म्यूजिक रूम की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे उनके कानों पर पियानो की एक खूबसूरत धुन सुनाई दे रही थी। से सुनते ही वो उस कमरे के बाहर पहुंचे और उनकी नजरें अभिमन्यु और रुद्र पर गई जो वही दरवाजे में खड़े हुए अंदर कमरे में देख रहे थे। शौर्या हमारी बच्ची, मृणाल जी धीरे से बोली और उनकी नजरें शौर्या पर टिक कर ही रह गई। बहुत दर्द हो रहा था शौर्या को, और जब उसे लगा कि वो सिर्फ इन फूलों को देखते हुए ही उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, सो उसने कुछ और सोचा और उसे जहां में सबसे पहले इस पियानो का ही ख्याल आया। एंड कहते हैं ना, म्यूजिक हिल एवरीथिंग, कुछ इस तरह ही उसके साथ हुआ और वो उस पियानो में इतना खो गई कि उसे होता हुआ दर्द भी भूल गई और ड्रग्स की तलब को भी। आखिरी नोट्स बजाकर उसने अपना सर पिया पर टिका दिया और अगले ही पल अभिमन्यु उसके पास गया। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और शौर्या के थके हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आप आ गए मन, शौर्या ने झट से मुड़कर उसकी तरफ देखकर सवाल किया और उसके कमर पर अपने हाथों का घेरा बनाकर उसके गले लग गई। एम फीलिंग रेस्टलेस, मुझे बेचैनी हो रही थी, क्या आप 1-2 दिन मेरे साथ रह सकते हैं और उसके बाद आपके काम को ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज। शौर्या ने उसे गले लगते हुए अपनी आंखें बंद करके ही कहा। उसकी ड्रग्स की तलब अभिमन्यु के छूने से ही मिट जाती थी और वो अभिमन्यु के साथ प्यार के उस मीठे एहसास में खो जाती थी। इस बात का एहसास उसे अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था कि ना जाने कैसे, लेकिन अभिमन्यु ही उसके हर एक दर्द का इलाज बन चुका था। गार्डन में इतना कंट्रोल करने के बाद भी सूसे उसका दर्द और वो तलब कंट्रोल नहीं हो रही थी। मगर अभिमन्यु की याद और उसके साथ बिठाए हुए यहाँ के लम्हे, उस बारे में सोचकर ही वो रिलैक्स फील करने लग गई और पियानो भी वो उसे पाने नजरों के सामने रखकर ही उसके यद में ही बजा रही थी। बिल्कुल मेरी प्रिंसेस, मेरी गुड़िया रानी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, अभिमन्यु ने कहा और नीचे झुककर उसे अपने बाहों में उठा लिया। शौर्या ने भी खुशी से उसके गले में बाहें दल दी, लेकिन दरवाजे पर इन सब अनजान शख्स को देखकर वो जरा सी हड़बड़ा गई। रिलैक्स बेबी, दे आर फैमिली और रुद्र डॉक्टर है, वो तुम्हें ही चेक करने आया था, अभिमन्यु ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमन्यु उसे आराम से उनके कमरे में ले गया और उस कमरे को देखकर दोनों भाइयों का नहीं शौर्या के दोनों भाइयों का मुंह बन गया। वो अच्छे से जानते थे कि ये कमरा अभिमन्यु का है और शौर्या भी इसी कमरे में रह रही है, ये सोचकर ही दोनों को गुस्सा आ गया। बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा था उसे, लेकिन अब बात उनकी छोटी सी प्यारी से बहन की थी ना, और वो भी उस बहन की जिससे उन्हें बात करने का मौका भी नहीं मिला था, और वहां वो अभिमन्यु उसे बाहों में उठा रहा था, उसे बेबी, प्रिंसेस, गुड़िया ना जाने क्या क्या ना से पुकार रहा था। एंड दे बोथ आर ब्रदर्स, यू कैन नो, दी पजेसिव ब्रदर्स। जेलस तो उन्हें होना ही था। रुद्राय ने उतने में भी चांस मारा और वो जल्दी से शौर्या के पास चला गया। ये लिटिल प्रिंसेस, हाउ यू फीलिंग नाउ, रुद्र ने प्यार से पूछा और उसकी बातों में शौर्या को काफी अपनापन महसूस हुआ। आई एम फाइन डॉक्टर, शौर्या बोली। अभिमन्यु ने रुद्र की तरफ इशारा करके ही कहा था कि वो डॉक्टर है, सो उसे लगा कि वो उसी हिसाब से उससे सवाल कर रहा है। दैट्स गुड बच्चा, लेकिन लेट मी चेक यू, मुझे भी तो देखने दो मेरी प्यारी बह, आई एम इतनी प्यारी लड़की की हेल्थ आखिर कैसी है। रुद्राय उसे बहन कहते हुए रुक गया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वेल रुद्र का इतना प्यार से बात करना उसे जरा सा अटपटा लगा था, लेकिन जो प्यार, एक तरह की रिस्पेक्ट और केयर उसके नजरों में दिखाई दे रही थी ना, उसे देखकर शौर्या को काफी अच्छा लगा। रुद्र उसे चेक करने लग गया और उसने उसकी पहले रिपोर्ट्स भी चेक की। उन रिपोर्ट्स को देखकर और अब शौर्या को देखकर वो सच में काफी हैरान हो गया था। आखिर क्या देखकर हैरान हुआ रुद्राय, और आखिर कब ये सच शौर्या के सामने आएगा कि वो बुंदेला फैमिली की बेटी है, या फिर उसके जन्म को लेकर भी छिपा होगा कोई गहरा राज। जानने के लिए जुड़े रही ये सब कहानी के साथ, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 17, शौर्या हमारी बच्ची, मृणाल जी धीरे से बोली और उनकी नजरें शौर्या पर टिक कर ही रह गई। बहुत दर्द हो रहा था शौर्या को, और जब उसे लगा कि वो सिर्फ इन फूलों को देखते हुए ही उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, सो उसने कुछ और सोचा और उसे जहां में सबसे पहले इस पियानो का ही ख्याल आया। एंड कहते हैं ना, म्यूजिक हिल एवरीथिंग, कुछ इस तरह ही उसके साथ हुआ और वो उस पियानो में इतना खो गई कि उसे होता हुआ दर्द भी भूल गई और ड्रग्स की तलब को भी। आखिरी नोट्स बजाकर उसने अपना सर पिया पर टिका दिया और अगले ही पल अभिमन्यु उसके पास गया।
उसने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और शौर्या के थके हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आप आ गए मन? शौर्या ने झट से मुड़कर उसकी तरफ देखकर सवाल किया और उसके कमर पर अपने हाथों का घेरा बनाकर उसके गले लग गई। आई एम फीलिंग रेस्टलेस, मुझे बेचैनी हो रही थी। क्या आप 1-2 दिन मेरे साथ रह सकते हैं और उसके बाद आपके काम को ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज? शौर्या ने उसे गले लगते हुए अपनी आंखें बंद करके ही कहा। उसकी ड्रग्स की तलब अभिमन्यु के छूने से ही मिट जाती थी और वो अभिमन्यु के साथ प्यार के उस मीठे एहसास में खो जाती थी। इस बात का एहसास उसे अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था कि ना जाने कैसे, लेकिन अभिमन्यु ही उसके हर एक दर्द का इलाज बन चुका था। गार्डन में इतना कंट्रोल करने के बाद भी सू से उसका दर्द और वो तलब कंट्रोल नहीं हो रही थी। मगर अभिमन्यु की याद और उसके साथ बिठाए हुए यहाँ के लम्हे, उस बारे में सोचकर ही वो रिलैक्स फील करने लग गई और पियानो भी वो उसे पाने नजरों के सामने रखकर ही उसके यद में ही बजा रही थी। बिल्कुल मेरी प्रिंसेस, मेरी गुड़िया रानी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, अभिमन्यु ने कहा और नीचे झुककर उसे अपने बाहों में उठा लिया। शौर्या ने भी खुशी से उसके गले में बाहें दल दी, लेकिन दरवाजे पर इन सब अनजान शख्स को देखकर वो जरा सी हड़बड़ा गई। रिलैक्स बेबी, दे आर फैमिली और रुद्र डॉक्टर है, वो तुम्हें ही चेक करने आया था, अभिमन्यु ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमन्यु उसे आराम से उनके कमरे में ले गया और उस कमरे को देखकर दोनों भाइयों का नहीं शौर्या के दोनों भाइयों का मुंह बन गया। वो अच्छे से जानते थे कि ये कमरा अभिमन्यु का है और शौर्या भी इसी कमरे में रह रही है, ये सोचकर ही दोनों को गुस्सा आ गया। बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा था उसे, लेकिन अब बात उनकी छोटी सी प्यारी से बहन की थी ना, और वो भी उस बहन की जिससे उन्हें बात करने का मौका भी नहीं मिला था, और वहां वो अभिमन्यु उसे बाहों में उठा रहा था, उसे बेबी, प्रिंसेस, गुड़िया ना जाने क्या क्या ना से पुकार रहा था। एंड दे बोथ आर ब्रदर्स, यू नो, दी पजेसिव ब्रदर्स। जेलस तो उन्हें होना ही था। रुद्राय ने उतने में भी चांस मारा और वो जल्दी से शौर्या के पास चला गया। हे लिटिल प्रिंसेस, हाउ यू फीलिंग नाउ? रुद्र ने प्यार से पूछा और उसकी बातों में शौर्या को काफी अपनापन महसूस हुआ। आई एम फाइन डॉक्टर, शौर्या बोली। अभिमन्यु ने रुद्र की तरफ इशारा करके ही कहा था कि वो डॉक्टर है, सो उसे लगा कि वो उसी हिसाब से उससे सवाल कर रहा है। दैट्स गुड बच्चा, लेकिन लेट मी चेक यू, मुझे भी तो देखने दो मेरी प्यारी बह, आई मीन इतनी प्यारी लड़की की हेल्थ आखिर कैसी है? रुद्राय उसे बहन कहते हुए रुक गया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वेल, रुद्र का इतना प्यार से बात करना उसे जरा सा अटपटा लगा था, लेकिन जो प्यार, एक तरह की रिस्पेक्ट और केयर उसके नजरों में दिखाई दे रही थी ना, उसे देखकर शौर्या को काफी अच्छा लगा। रुद्र उसे चेक करने लग गया और उसने उसकी पहले रिपोर्ट्स भी चेक की। उन रिपोर्ट्स को देखकर और अब शौर्या को देखकर वो सच में काफी हैरान हो गया था। तुम तो बहुत बहादुर हो शौर्या, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह। तभी तो देखो ना, इतने हार्ड ड्रग्स के बावजूद भी तुम इतनी रिलैक्स हो और इतनी जल्दी तुमने अपने आप को शांत भी कर लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आल्सो आई एम वेरी सरप्राइज, रुद्र ने उसकी तारीफ करते हुए कहा और शौर्या धीरे से मुस्कुराई। थैंक्स डॉक्टर, शौर्या ने किसी तरह से कहा और रुद्र और बाकी सबकी तरफ देखने लग गई। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं शौर्या, एक्चुअली वो हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तुम हमारी बेटी हो, मृणाल जी बोली। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 18, आई मीन टू से कि वो आप दोनों की मोम है। आई मीन टू से कि वो आप दोनों की मोम है। हे लिटिल प्रिंसेस, हाउ यू फीलिंग नाउ? रुद्र ने प्यार से पूछा और उसकी बातों में शौर्या को काफी अपनापन महसूस हुआ। आई एम फाइन डॉक्टर, शौर्या बोली। अभिमन्यु ने रुद्र की तरफ इशारा करके ही कहा था कि वो डॉक्टर है, सो उसे लगा कि वो उसी हिसाब से उससे सवाल कर रहा है। दैट्स गुड बच्चा, लेकिन लेट मी चेक यू, मुझे भी तो देखने दो मेरी प्यारी बह, आई मीन इतनी प्यारी लड़की की हेल्थ आखिर कैसी है? रुद्राय उसे बहन कहते हुए रुक गया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वेल, रुद्र का इतना प्यार से बात करना उसे जरा सा अटपटा लगा था, लेकिन जो प्यार, एक तरह की रिस्पेक्ट और केयर उसके नजरों में दिखाई दे रही थी ना, उसे देखकर शौर्या को काफी अच्छा लगा। रुद्र उसे चेक करने लग गया और उसने उसकी पहले रिपोर्ट्स भी चेक की। उन रिपोर्ट्स को देखकर और अब शौर्या को देखकर वो सच में काफी हैरान हो गया था। तुम तो बहुत बहादुर हो शौर्या, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह। तभी तो देखो ना, इतने हार्ड ड्रग्स के बावजूद भी तुम इतनी रिलैक्स हो और इतनी जल्दी तुमने अपने आप को शांत भी कर लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आल्सो आई एम वेरी सरप्राइज, रुद्र ने उसकी तारीफ करते हुए कहा और शौर्या धीरे से मुस्कुराई। थैंक्स डॉक्टर, शौर्या ने किसी तरह से कहा और उसकी नजरें रुद्र और बाकी सबके तरफ चली गई। मृणाल जी उसे यूं खुद को देखता पाकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन अगले ही पल शौर्या के आंखों में कुछ ऐसे भाव थे जैसे वो किसी अनजान को देख रही थी। एंड वो सही भी था, शौर्या के लिए वो सब अनजान ही थे। उसके आंखों में के भाव देखकर मृणाला जी का दिल किया और अभी आगे जाए और उसे गले लगाकर कहे कि वो उसके पेरेंट्स है, वो उनकी बेटी है, उनकी सबसे छोटी बेटी जिसे उसके जन्म में वक्त किडनैप कर लिया गया था और उन्हें लगा था और उस किडनैपर ने कहा था कि वो नहीं बची और उसने उसे जंगले में फेंक दिया। काफी दिनों के तलाश के बाद भी वो उन्हें नहीं मिली थी।
वो हर एक बात उसे बताना चाहती थी, उसे अपने गले से लगाना चाहती थी, लेकिन शौर्या की हेल्थ और बाकी उन तीनों ने, अभिमन्यु, शिव और रुद्र ने कही हुई बातें सुनकर उन्होंने अपने जज्बातों को काबू लिया। कैसी हो बेटा अब? मृणाल जी ने किसी तरह से अपना भरा हुआ गला ठीक किया और प्यार से उससे सवाल किया। शौर्या कुछ देर तक उनके तरफ देखते रही। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया और जब उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई तो उसने अभिमन्यु का हाथ थमा लिया। क्या हुआ गुड़िया, तुम ठीक तो हो ना? अभिमन्यु को उसके हाथ की होती हल्की से थर-थर महसूस हुई और उसने फिक्स से उसके तरफ देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहा। शौर्या ने एक बार उसे देखा और फिर धीरे से नामे सर हिलाकर एक नजर सबके तरफ देखा। आंटी, अंकल आप चलिए, मैं आपसे आकर मिलता हूँ। अभिमन्यु समझ गया था कि वो जरा सी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वो ही क्या, उसे देखने वाले उसके दोनों भाई और उसके मोम डैड भी समझ गए थे कि वो जरा सी अनकंफर्टेबल है, सो बिना कुछ कहे वो वहां से बाहर चले गए। क्या मैं उन्हें जानती हूँ? शौर्या ने अभिमन्यु से सवाल किया और बाहर दरवाजे तक आए हुए वो उनके कदम वहीं रुक गए। अभिमन्यु भी उसके सवाल से सरप्राइज हो गया और उसे ऐसे देखकर शौर्या ही आगे बोली, जस्ट आई फील लाइक मैं शायद से पता नहीं कैसे वो मुझे अच्छे लगे, जैसे मेरे अपने हो। शौर्या जरा हिचकिचाते हुए ही बोली। हालांकि वो खुद सरप्राइज थी कि उसे ऐसा क्यों लगा, बट जो भी हो उसे काफी अपनापन फील हुआ था उन सब से। मैं सोती हूँ, शौर्या फिर झट से बोली और नचे बिस्तर पर लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रिंसेस, आर यू ओके ना बच्चा? मैं रुद्र को बुलाऊं क्या? अभिमन्यु काफी डर गया उसके इस हरकत से। उसे लगा कि शायद शौर्या को काफी दर्द हो रहा है और वो पैनिक कर गया। आई एम फाइन, बस थोड़ी सी थकान है, मैं सोती हूँ। हाँ, शौर्या मुस्कुराकर बोली और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु ने हाँ में सर हिलाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसने उसके सर को सहला शुरू कर दिया। उसकी छुबन और ये केयर, शौर्या के ओठों पर अवधि वाली स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक अभिमन्यु के छुबन को फिल करती रही। थोड़ी ही देर में उसने अपनी सांसें मध्यम स्पीड से लेना शुरू कर दी। उसे देख लग रहा था कि वो नींद में चली गई है, सो अभिमन्यु ने नीचे झुककर उसके माथे पर हल्के से अपने ओठ रख दिए। बस तुम ठीक हो जाओ प्रिंसेस, तुम्हें इस तरह से तकलीफ में, पेन में देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आई फील हेल्पलेस। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, अभिमन्यु ने धीरे से बोला और फिर एक बार उसके चेहरे को जी भर के देखकर वो वहां से बाहर चला गया। जाते हुए उसने कर्टन्स क्लोज कर दिए और लाइट डिम करके एक्ट का टेम्परेचर सेट कर दिया। उसका हर एक गेस्चर भले ही शौर्या अपने आंखों से देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो समझ सब कुछ रही थी। उसके जाने के बाद शौर्या ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर उसके जाते हुए अक्स को देखा। चिका, शौर्या ने उसके सिस्टम को आवाज दी और चिका अगले ही पल एक्टिवेट हो गई। आर यू ओके बॉस? चिका ने सवाल किया। भले ही उसे होता दर्द वो महसूस ना कर पाए, लेकिन उसने उसे दर्द से तड़पते हुए देखा था। एम फाइन चिका, व्हाट अबाउट माई पेरेंट्स? एंड इस शौर्या के पेरेंट्स भी? क्या तुम्हें कुछ पता चला? कहते हुए शौर्या कुछ अलग सा फील कर रही थी। चिका पर उसे पूरा भरोसा था। उसे कम से कम 12 घंटे ही लगते थे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और उतना वक्त या फिर उससे ज्यादा वक्त हो गया था ना। सो शौर्या जरा सी एक्साइटेड ही थी उन दोनों के बारे में जानने के लिए। बॉस, मैंने इन्वेस्टिगेट किया एंड रिजल्ट ये है कि, चिका कह ही रही थी कि उसे रोकते ही शौर्या ने सवाल किया, क्या वो अभी अभी जो लेडी यहाँ आई थी, क्या वो मेरी मॉम, आई मीन शौर्या की मॉम है क्या? शौर्या का सवाल और चिका एक पल चुप हो गई। बॉस, आपको कैसे पता कि वो आपकी मॉम है? चिका ने कहा। यू मीन टू से इस शौर्या की मॉम? तभी मुझे उन्हें देखकर थोड़ी सी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी, शौर्या का कहना, और चिका फिर से खामोश हो गई। नो बॉस, आई मीन टू से कि आप दोनों की मोम। बॉस, देयर इज समथिंग बॉस, वो आपकी और इस शौर्या दोनों की मोम है। चिका का एक्सप्लेनेशन, और सोई हुई वो उठकर बैठ गई। व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग चिका? मेरी मोम तो काया है, फिर वो लेडी कैसे हो सकती है? शौर्या सच में काफी शौक थी। वेल, वो एक गुलाम ही थी, एक ऐसी गुलाम जिसे किसी भी रिश्ते की पहचान नहीं थी। बाकी सब की तरह वो अपने आप को ऑर्फन ही समझती थी। बट फिर एक दिन उसे ट्रेन करने वाले प्रोफेसर ने उसकी काबिलियत देखकर उसे एक राज की बात बताई। उसके मोम का नामा बताया जो उनकी ही एक स्टूडेंट थी और शौर्या उनके तरह ही काफी जीनियस थी। ये सारी बातें शौर्या के दिमाग में चल रही थी, जिसे महसूस करके चिका आगे बोली। बॉस, यू आर राइट, आपको जन्म देने वाली मोम काया मोम ही है, बट वो एक सेरोगेट मदर थी। बॉस, प्रोफेसर सिन्हा, आपकी मोम उनकी स्टूडेंट और लैब असिस्टेंट थी, वो दोनों साथ ही में काम करते थे। बट फिर प्रोफेसर सिन्हा ने सिम्पोसिस को ज्वाइन कर लिया और वो काया से भी जिद कर रहे थे कि वो भी उनके साथ ज्वाइन कर ले, बट वो नहीं मानी और जो इलीगल काम वहां होते थे उनके खिलाफ सबूत ढूंढकर वो पुलिस के पास जाने ही वाली थी कि प्रोफेसर सिन्हा को उसके बारे में पता चल गया और उनके कुछ आदमी उनके पीछे लग गए। उन सब से बचने के लिए काया भाग रही थी और फिर छिपने के लिए वो एक हॉस्पिटल में गई जहाँ गलती से वो गायनेक सेक्शन में चली गई। बॉस, वो सरोगेसी एरिया था। मिस्टर एंड मिसेस बुंदेला जो सेरोगेट मदर हायर की थी वो नहीं आई थी। सबको लगा कि काया ही वो सेरोगेट मदर है और आगे की प्रोसेस उनके साथ ही हुई थी। चिका कह ही रही थी कि शौर्या ने उसे रोक दिया।
लेकिन चिका, मिस्टर एंड मिसेस बुंदेला को सेरोगेट मदर हायर करने की क्या जरूरत हो गई? अभिमन्यु ने अभी कहा था कि डॉक्टर रुद्र और वो दूसरे वह थे, वो उनके बेटे, फिर सेरोगेट मदर क्यों? शौर्या ने कहा, बॉस, आओ के पेरेंट्स को एक बेटी चाहिए थी। बुंदेला फैमिली में पिछले 7 पीढ़ियों से एक भी बेटी नहीं थी और मृणाल जी और संजीव जी दोनों को भी बेटी की बहुत चाहत थी, इसीलिए तो उन्होंने शिवाय बुंदेला और रुद्राय बुंदेला के बाद एक और बार ट्राई किया और उन्हें एक और बेटा हुआ। ओमकारा बुंदेला, उनके जन्म पर वो थोड़े नाराज हो गए थे और उसी वक्त उन्होंने सरोगेसी के बारे में सोचा और वो हॉस्पिटल चले गए, बट वहां इत्तेफाक से कायमोम भी आ गई और उनके साथ सरोगेसी की प्रोसेस पूरी हुई, बट फिर बाद में कायमोम वह से भाग गई और डॉक्टर्स को उनसे क्या गलती हो गई है ये समझ में आ गया। बुंदेला फैमिली बहुत स्ट्रोंग है और अगर उन्हें इस गडबडी के बारे में पता लग जाता तो उन्हें काफी परेशानी होती। सो उन्होंने उसी सेरोगेट मदर को उनके सामने लाया और ये कह दिया कि उनकी ये प्रोसेस फेल हो गई और उस लेडी ने कंसीव नहीं किया। इसके बाद वो दोनों काफी निराश हो गए और वह से चले गए और काया मोम्बी फिर सिम्पोसिस के गार्ड्स के हाथ में लग गई। चिका ने कहा, शौर्या कुछ देर चुपी रही। फिर ये शौर्या, इसके बारे में क्या? वो कैसे? शौर्या ने किसी तरह से कहा, उन दोनों ने फिर एक बार बेबी के लिए ट्राई किया था, एक बेटी के आस में, बट तब उनके दुश्मनों ने प्लानिंग की और आपके मोम को यानी कि मिसेस बुंदेला को किडनैप करने की कोशिश की। उस वक्त वो भाग तो गई मगर उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया और उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बड़ा हॉस्पिटल नहीं था वो और उनके लिए गार्ड्स भी अभी तक नहीं आए थे और इसी बात का फायदा उन किडनैपर ने उठाया और उन्हें हुई बच्ची को लेकर वो वहां से भाग गए। मिस्टर बुंदेला उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। डर से उन्होंने उस बच्ची को जंगल में फेंक दिया और वह से भाग गए। आपके पेरेंट्स ने उस बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। सौरभ जी भी उस वक्त उनके कॉलेज के ट्रिप पर थे और उन्हें वो बच्ची मिली थी, सो वो उसे उनके साथ उनके घर लेकर चले गए। चिका ने पूरी बात कही और उसकी पूरी बात सुनकर शौर्या को क्या रिएक्ट करे ये समझ ही नहीं आ रहा था। क्या वो ये सोचकर खुश हो जाए कि उसे उसके पेरेंट्स मिल गए हैं, या फिर ये सोचकर उदास हुए ही कि उसकी वजह से उसके बहन की जान गई है। अगर वो नहीं मरती तो शौर्या का उसके बॉडी में रिबर्थ नहीं होता और शायद से आज अभिमन्यु का प्यार और उसके मोम डैड उसकी छोटी बहन की किस्मत में होता। शौर्या को ऐसा लग रहा था कि उसके वजह से उसकी बहन की मौत हुई है और उसके बारे में सोचकर ही शौर्या के आंखों में आंसू आ गए। बॉस, आपकी गलती नहीं है और वैसे भी शौर्या मरने ही वाली थी। भले ही वो उस हादसे से बच जाती लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास लंबी जिंदगी नहीं थी और आपके रिबर्थ के पहले ही तो शौर्या की मौत हो गई थी। आप गिल्टी फील मत करिए, चिका ने उसे समझाते हुए कहा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 19, शी इज बुंदेला द प्रिंसेस। मिस्टर बुंदेला उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। डर से उन्होंने उस बच्ची को जंगल में फेंक दिया और वह से भाग गए। आपके पेरेंट्स ने उस बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। सौरभ जी भी उस वक्त उनके कॉलेज के ट्रिप पर थे और उन्हें वो बच्ची मिली थी, सो वो उसे उनके साथ उनके घर लेकर चले गए। चिका ने पूरी बात कही और उसकी पूरी बात सुनकर शौर्या को क्या रिएक्ट करे ये समझ ही नहीं आ रहा था। क्या वो ये सोचकर खुश हो जाए कि उसे उसके पेरेंट्स मिल गए हैं, या फिर ये सोचकर उदास हुए ही कि उसकी वजह से उसके बहन की जान गई है। अगर वो नहीं मरती तो शौर्या का उसके बॉडी में रिबर्थ नहीं होता और शायद से आज अभिमन्यु का प्यार और उसके मोम डैड उसकी छोटी बहन की किस्मत में होता। शौर्या को ऐसा लग रहा था कि उसके वजह से उसकी बहन की मौत हुई है और उसके बारे में सोचकर ही शौर्या के आंखों में आंसू आ गए। बॉस, आपकी गलती नहीं है और वैसे भी शौर्या मरने ही वाली थी। भले ही वो उस हादसे से बच जाती लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास लंबी जिंदगी नहीं थी और आपके रिबर्थ के पहले ही तो शौर्या की मौत हो गई थी। आप गिल्टी फील मत करिए, चिका ने उसे समझाते हुए कहा। क्या मतलब है चिका? शौर्या को उसकी ये बात अजीब लगी। शौर्या को ब्लड कैंसर था, लास्ट स्टेज, और उसे ये बात 2 महीनों पहले ही पता चली थी जब स्कूल के थ्रू उसका हेल्थ चेकअप हुआ था और यही वजह है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उन सब के नाम कर दी। डॉक्टर ने कह दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा 4 महीने और जी सकती है और इन 4 महीनों में उसे फैमिली का प्यार चाहिए था। उसे लगा कि अगर वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी उन्हें दे देंगी तो शायद वो उसके साथ अच्छा बिहेव करे और उसके आखिरी दिनों में उसे न भी प्यार मिले, बट उन्होंने उसे बेच दिया। चिका ने जैसे ही कहा वैसे ही शौर्या के हाथों की नसें कस गई। वो सब कहाँ है अब? मैं उन सब को छोड़ूंगी नहीं। शौर्या के आंखों में गुस्सा था। उन यादों में उसने देखा था कि वो सब शौर्या के साथ कैसे बिहेव करते थे और इस बात का बदला तो वो लेने ही वाली थी, बट बाद में। लेकिन अब जबकि उसे पता चला था कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी के छोटी बहन में उसका रिबर्थ हुआ है, तब उसने उनसे बदला लेने के बारे में अभी सोचा। अम्मा, बॉस, बिग बॉस ने पहले ही आपका बदला ले लिया है। शालिनी और उसका भाई, उन दोनों को सजा मिल रही है, वो भी काफी बुरी। बिग बॉस ने उन्हें कंटिन्यू टॉर्चर करवाया है और जब आपको होश भी नहीं आया था उसी वक्त से उन्हें खाना तो दूर की ही बात है। उन्होंने उन दोनों को पानी की एक बूंद भी नहीं दी है। आप अगर चाहे तो मैं उन्हें दिखा सकता हूँ, चिका ने कहा और शौर्या का इशारा मिलते ही शालिनी, शौर्या के सौतेली मोम और सौरभ जी की वाइफ और उसके भाई को जहाँ रखा गया था वहाँ की रिकॉर्डिंग चिका ने प्ले कर दी। बहुत बुरी हालत थी उन दोनों की।
इतनी कि शौर्या ने 1 मिनट भी ठीक से देखा नहीं गया और उसने वो रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कह दी। क्या मन सच में ऐसे है? इतने खतरनाक, इतने क्रूएल? शौर्या ने सवाल किया और अभिमन्यु का शुरू से लेकर अब तक का उसके साथ किया हुआ बर्ताव याद करने लग गई। वो उसके साथ तो कितना स्वीट था, फिर इतना डेंजर कैसे हो गया वो दूसरों के लिए? बॉस, बिग बॉस उनके डेविल पर्सनैलिटी की वजह से ही फेमस है अम्मा। अगर बिजनेस वर्ल्ड में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखनी ही होगी ताकि कोई आपका फायदा ना उठा पाए, और बिग बॉस सही है तभी तो वो आज इतने बड़े मुकाम पर है। चिका बोली और शौर्या की आंखें छोटी हो गई। बॉस, आपको जेलिस फील हो रहा है? चिका ने जरा एक्साइटेड होते हुए ही सवाल किया और शौर्या ने अपनी आंखें रोल कर दी और मुंह बना लिया। चिका, आई वॉन्ट अम्मा, आई वॉन्ट टू लिव विद दैम। मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए चिका, मुझे भी एक फैमिली के प्यार को फील करना है, एक पूरी फैमिली। काश मेरी छोटी बहन भी होती। शौर्या की आंखों में आंसू आ गए। बॉस वो है, और शायद गॉड यही चाहते थे कि आप दोनों को आपके फैमिली का प्यार मिले, इसीलिए तो शायद जब आप दोनों मरने की कगार पर थी तो उन्होंने एक तरह से दोनों को फिर से जीने का मौका दिया। जिस तरह से ये आपकी रूह है उस तरह से ये बॉडी आपकी छोटी बहन की है। सो किसी के ना होने से बेहतर ये नहीं कि आप दोनों का आधा आधा से। चिका की बात सुन शौर्या को सही लगा और वो थोड़ा सा रिलैक्स फुल करने लग गई। वो थकी हुई थी और मेडिसिन का असर जल्दी ही शौर्या गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद मृणाल जी और संजीव जी अभी तक अभिमन्यु के घर पर ही थे और वे रुद्र के आने का वेट कर रहे थे। चेकअप के दौरान रुद्र ने शौर्या के ब्लड सैंपल्स ले लिए थे और सर के हेयर भी मेड की हेल्प से मंगवा लिए थे, जिसका अब चेकअप हो रहा था। रुद्र के हाथों में फाइनली रिपोर्ट्स आ गई जिसका इंतजार वो सब बेताबी से कर रहे थे। इट्स मैच डैड। डैड, शौर्या हमारी बहन है, वो आपकी बेटी है डैड, शी इज बुंदेला। जब प्रिंसेस रुद्र ने खुश होते ही कहा और उसकी बात सुनकर संजीव जी के आंखों में आंसू आ गए। मृणाल जी भी बेसब्री से वेट कर रही थी रिजल्ट का, और जब संजीव जी को उन्होंने रोता हुआ देखा तो उनकी उम्मीद टूट ही गई। आप रुद्र से कहिए कि वो फिर से चेकअप करे। शायद उसने जल्दबाजी में रिपोर्ट बनाए हुए होंगे और कुछ गड़बड़ी हुई होगी। मेरा दिल कहता है कि शौर्या हमारी ही बच्ची है। आप संजीव, आप सुन रहे हो ना? मृणाल जी को गलतफहमी हुई थी कि शायद रुद्र ने ये कहा हो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो बेताबी से कहने लग गई। वो थोड़ी हाइपर ही हो गई। मृणाल शांत हो जाओ और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शौर्या हमारी ही बेटी है, हमारी अपनी बेटी, हमारा अपना खून। संजीव जी का ये कहना और मृणाल जी के आंखों से और आंसू बहने लग गए। फिर से कहो संजीव, आपने अभी अभी क्या कहा? शौर्या हमारी बेटी है ना? मृणाल जी के आंखों में आंसू थे तो वही ओठों पर बड़ी सी हंसी, और उन्हें ऐसे देखकर संजीव जी ने उन्हें गले से लगा लिया। हाँ, वो हमारी बेटी है, संजीव जी ने फिर एक बार कहा और मृणाल जी खुशी से खड़े हो गई। मुझे उससे मिलना है, उसे गले लगाना है। अभिमन्यु बेटा हम। मृणाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखा और उसने हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों फिर शौर्या के कमरे की तरफ बढ़ गए जहां शौर्या आराम से उसके बिस्तर पर सो रही थी। मेरी बच्ची, मृणाल जी उसके बेड के पास खड़ी हो गई और दूर से ही उसे उन्होंने देखा। अभिमन्यु ने उसकी फिलहाल की मेडिकल हिस्ट्री उनके साथ शेयर की थी और इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ क्या क्या हुआ है ये भी उन्हें बताया था। वो शौर्या के नींद में कोई परेशानी नहीं तैयार करना चाहते थे इस वक्त, इसीलिए उन्होंने उसे सोने दिया और दूर से ही उसे देखने लग गए। क्या मैं एक बार उसे छू सकती हूँ? संजीव, वो उठेगी तो नहीं ना? मैं मृणाल जी को सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे। उन्हें उसे छूना था, उसे प्यार करना था, लेकिन उसकी नींद टूट जाएंगी इस डर से वो उसके पास नहीं जा रही थी। संजीव जी भी उनकी हालत समझ रहे थे, लेकिन शौर्या के नींद डिस्टर्ब ना हो इसीलिए वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। शिवाय और अभिमन्यु बाहर ही खड़े ही उन्हें देख रहे थे और थोड़ी ही देर में रुद्र भी वहां आ गया। उसकी नजरें भी उसकी बहन को देखने के लिए बेताब थी, वो उससे बात करने के लिए वो भी बेचैन था, बट शौर्या के हेल्थ उसी वजह से वो चुप रहा। कुछ देर बाद वो नीचे चले गए और उसका इंतजार करने लग गए। वो उठेगी तब उसे भूख गई होंगी ना? वैसे भी लंच का वक्त तो हो चुका है, मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ। अभिमन्यु बेटा, क्या मैं तुम्हारा किचन यूज कर लूँ प्लीज? मृणाल जी ने अभिमन्यु से इजाजत मांगी। बिल्कुल आंटी, आप यूज कर सकती हो। अभिमन्यु को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर ऑल वो उसके प्रिंसेस के लिए कुछ बनाने जा रही थी और उसे तो खाना कितना पसंद था, सो उसने जल्दी से हाँ कह दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम नहीं जानते हो कि तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। हमारी बेटी तुम्हारे वजह से ही ठीक है और इतने सालों के बाद वो हमें मिल गई है। सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ। थैंक यू सो मच अभी बेटा, हम ताउम्र तुम्हारे एहसान मंद रहेंगे। मृणाल जी ने अभिमन्यु के सर पर हाथ रखकर कहा और अभिमन्यु मुस्कुराया। मृणाल जी किचन में चली गई। अभी सच में बेटा थैंक यू सो मच, अब बस एक और कम कर दो, वो घटिया औरत और उसका वो भाई, उन्हें मेरे हवाले कर दो। मैं उन्हें खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ, संजीव जी ने अभिमन्यु से कहा और उसने उनकी वो बात भी मान ली। थैंक यू, चलो मैं तुम्हारे आंटी की हेल्प करता हूँ किचन में।
आज मैं खुद अपने हाथों से हमारे प्रिंसेस के लिए कुछ बनाऊंगा। संजीव जी फिर खुशी खुशी किचन में चले गए और वो तीनों लड़के वहीं खड़े रहे। शिव और रुद्र ने उनके पेरेंट्स को इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा था और ना ही उन्होंने कभी उनके लिए कुछ बनाया था, कभी कुकिंग की थी। संजीव जी पूरे बुंदेला ग्रुप को अकेले संभालते थे, उनके दूसरे भाई बहन थे बट जिनका उनका अपना अपना बिजनेस था और संजीव जी ने उनका बिजनेस बहुत अच्छे से संभाला और वो उसे बहुत ऊपर तक भी लेकर गए थे और उसमें उनका पूरा पूरा साथ मृणाल जी ने दिया था। वो भी उनके साथ उनका बिजनेस देखती थी। सो कभी इस तरह से उनके बच्चों के लिए कुकिंग करना एंड ऑल उन्होंने कभी नहीं किया। हम ब्रो, क्या आपको याद है कि मोम ने हमारे लिए लास्ट टाइम क्या कुक किया था? वेल मुझे तो याद नहीं है, सोचा आपसे पूछ लूं। रुद्र ने शिव की तरफ देखा। वैसे तो शिव उससे 2 मिनट ही बड़ा था लेकिन वो उसे ब्रो कहकर ही पुकारता था ना, बट इट्स ओके। हमारी बहन इतना डिजर्व करती है और तब तो ज्यादा ही जब उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला हो। मेरा दिल तो उस शालिनी और उसके भाई साथ ही में उसके पूरे परिवार की जान लेना का कर रहा है। शिव गुस्से से बोला और रुद्र को भी गुस्सा आ गया। हम उन्हें सौंप रहा हूं, तुम दोनों को आराम से उनसे बदला ले लेना बट मेक श्योर कि वो तुम्हारी कैद से भागे ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी प्रिंसेस को बहुत तकलीफ दी है उन्होंने और मैं उन्हें। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि शिवाय और रुद्र एक साथ ही बोले, प्रिंसेस अभी एक बात सच में बताओ कि तुम शौर्य के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? जहां तक हमें पता है कि तुम तो लड़कियों से कोसों दूर रहते हो, फिर हमारी बहन के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शिव ने सीधे सीधे उससे सवाल किया। बिकॉज शी इज माई प्रिंसेस एंड आई लव हर। अभिमन्यु का ये कहना और दोनों भाइयों का मुंह कड़वा बन गया। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम उससे प्यार करते हो? तुम किसी भी लड़की की तरफ देखते नहीं हो और तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। सो तुम उसे भूल जाओ। शिव ने जरा गुस्से से पजेसिव होते हुए ही कहा और अभिमन्यु भी उसे घुरकर देखने लग गया। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम्हें लड़कियों से बात करने का काफी नॉलेज है और जिस तरह से मैं लड़कियों से कोसों दूर रहता हूं ना, तो उसी तरह से तुम भी लड़कियों से उतने ही दूर रहते हो। तो ये बात तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अभिमन्यु ही जरा चिढ़ ही गया था। चुप करो यार तुम दोनों। और अभी भाई का कहने का ये मतलब है कि शौर्य अभी छोटी है, बहुत छोटी। शी इज जस्ट 18 नाउ। सो तुम्हारी शफी इतनी जल्दी होंगी ये भूल जाओ। तुम्हें वेट करना होगा एटलीस्ट 5-6 साल, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती। रुद्र के बातों में भी कहीं ना कहीं उसके बहन के लिए पॉजिटिवनेस था, जिसे महसूस कर अभिमन्यु उसे भी घूर कर देखने लग गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 20, हमारी बहना तो कितनी प्यारी है। हम उन्हें सौंप रहा हूं, तुम दोनों को आराम से उनसे बदला ले लेना बट मेक श्योर कि वो तुम्हारी कैद से भागे ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी प्रिंसेस को बहुत तकलीफ दी है उन्होंने और मैं उन्हें। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि शिवाय और रुद्र एक साथ ही बोले, प्रिंसेस अभी एक बात सच में बताओ कि तुम शौर्य के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? जहां तक हमें पता है कि तुम तो लड़कियों से कोसों दूर रहते हो, फिर हमारी बहन के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शिव ने सीधे सीधे उससे सवाल किया। बिकॉज शी इज माई प्रिंसेस एंड आई लव हर। अभिमन्यु का ये कहना और दोनों भाइयों का मुंह कड़वा बन गया। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम उससे प्यार करते हो? तुम किसी भी लड़की की तरफ देखते नहीं हो और तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। सो तुम उसे भूल जाओ। शिव ने जरा गुस्से से पजेसिव होते हुए ही कहा और अभिमन्यु भी उसे घुरकर देखने लग गया। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम्हें लड़कियों से बात करने का काफी नॉलेज है और जिस तरह से मैं लड़कियों से कोसों दूर रहता हूं ना, तो उसी तरह से तुम भी लड़कियों से उतने ही दूर रहते हो। तो ये बात तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अभिमन्यु ही जरा चिढ़ ही गया था। चुप करो यार तुम दोनों। और अभी भाई का कहने का ये मतलब है कि शौर्य अभी छोटी है, बहुत छोटी। शी इज जस्ट 18 नाउ। सो तुम्हारी शादी इतनी जल्दी होगी ये भूल जाओ। तुम्हें वेट करना होगा एटलीस्ट 5-6 साल, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती। रुद्र के बातों में भी कहीं ना कहीं उसके बहन के लिए पॉजिटिवनेस था, जिसे महसूस कर अभिमन्यु उसे भी घूर कर देखने लग गया। 5-6 साल? वॉट रबिश। मैं मेरी प्रिंसेस के बिना एक दिन नहीं रह सकता और ये दोनों मुझे उससे दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, वो भी 5-6 साल। अभिमन्यु दिल ही दिल बोला और गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लग गया। 5-6 साल नहीं, शिवाय ने कहा और अभिमन्यु को लगा कि शायद वो जल्दी ही उससे शादी करवाने के बारे में बोल रहा है। लेकिन जो बात शिवाय ने कही ना, उसे सुनकर अभिमन्यु का गुस्सा और भी बढ़ गया। कम से कम 8 साल, वैसे भी जरूरी तो नहीं कि उसकी शादी 21-22 साल की उम्र में हाँ करा दे। वैसे भी आजकल की गर्ल्स जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक शादी के बारे में नहीं सोचती है। और हमारी प्रिंसेस वो तो हमें अभी अभी मिली है, सो हम उसे इतनी जल्दी विदा नहीं करेंगे। सो कम से कम 8 साल तो तुम्हें रुकना ही होगा। अभिमन्यु, शिवाय ने कहा और अभिमन्यु का दिल किया कि वो उसका गला दबा दे। तुम दोनों मेरे दोस्त हो या फिर दुश्मन? अभिमन्यु ने गुस्से से बोला।
फिलहाल शौर्या के बड़े भाई और उस हिसाब से तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। शिवाय और रुद्राय का एक साथ जवाब और अभिमन्यु की नजरें उस पर और भी स्ट्रिक्ट हो गई। वो तीनों वह बहस कर ही रहे थे कि उतने में उन्हें सीढ़ियों से किसी के आने की आहट हुई और उन्होंने सर उठाकर उस तरफ देखा। शौर्या वहां से नीचे आ रही थी, अभी अभी नींद में से उठी वो वैसे ही नीचे आ गई। अब जबकि उसे पता चला था कि कुछ देर पहले मिले लोग उसकी फैमिली है, तो वो उन्हें फिर एक बार देखने के लिए बेताब हो गई और उठकर सीधे भागते हुए ही बाहर आ गई। प्रिंसेस क्या कर रही हो? आराम से। अभिमन्यु संभाल के बच्चा। शिवाय आराम से चलो। शौर्या रुद्राय तीनों ने एक साथ रिएक्शन दिया और उन तीनों को आवाज सुनकर शौर्या के कदम वहीं रुक गए। वो बारी बारी तीनों को देखने लग गई और उन्हें देखकर उसके ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। क्या कर रही थी तुम स्वीट हट? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अभिमन्यु उसके पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसने फिक्र से कहा। शौर्या की नजरें उसकी तरफ चली गई और उसे अभिमन्यु पर फिलहाल में सबसे ज्यादा प्यार आया। ये वही शख्स था जिससे मिलने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। उसे न सिर्फ एक अच्छी जिंदगी उसने दी थी, बल्कि इतना प्यार भी दिया था और उसके फैमिली को इतनी कम टाइम में उसने ढूंढकर भी निकाला था। शौर्या सीधा उसके गले लग गई। थैंक यू मन, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे। शौर्या ने उसे गले लगाए हुए ही कहा और अभिमन्यु ने भी उसे अपने बाहों में भर के उसके सर पर हाथ फेरा। लेकिन फिर से ऐसे हरकत मत करना, तुम आराम से भी सीढ़ियों पर से उतर सकती हो और अगर तुम्हें बहुत जल्दी हो तो यूज एलिवेटर, बस ऐसे भागना मत। अभिमन्यु प्यार से बोला और उसके सर पर साइड से ऊँट रख दिए और बस यहाँ शिवाय और रुद्राय जल कर रखा हो गए। ब्रो वो हमारी बहन है तो उसे गले लगाने का हक पहले हमारा हुआ ना, ये अभी का बच्चा उसे क्यों गले लगा रहा है? रुद्र ने चिढ़ते ही शिवाय से कहा और जब उसकी तरफ देखा तब पाया कि शिवाय तो उससे भी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। अब उनकी बहन को उनके सामने कोई गले लगाएगा, उसे कसी करेगा तो कोई भी भाई गुस्सा तो होगा ही ना, और तब तो और भी ज्यादा जब उन्हें कभी भी उनके बहन का प्यार ना मिला हो। अभिमन्यु शिवाय ने जरा सख्त लहजे में ही उसे पुकारा और उसकी आवाज सुनकर शौर्या होश में आ गई, मगर वो गुस्से में क्यों है ये उसे समझ नहीं आया। बॉस शिवाय सर गुस्से में इसीलिए है क्योंकि बिग बॉस ने आपको गले लगाया है। यू कनो ब्रदर लव, सामने भले ही उनका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन कोई भी भाई अपने बहन को ऐसे किसी गैर लड़के के पास नहीं देख सकता है। ब्रदर्स पजेसिव होते हैं उनके बहन के लिए और उनके सेफ्टी के लिए उतनी ही अलग भी। डेफिनेटली वो दोनों भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, चिका ने कहा और चिका की बात सुनकर शौर्या के ओठों पर की स्माइल और भी बढ़ गई। उसके भाई उससे प्यार करते हैं, उसके लिए उसके सेफ्टी के लिए पजेसिव है। ये बात उसे कितना खुश कर गई थी इसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं था। वो अभिमन्यु से थोड़ा दूर हो गई और अब अभिमन्यु एक बार उसे तो घूरकर नीचे खड़े उन दोनों को देखने लग गया। बॉस और बिग बॉस भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, देखिए ना। तभी तो आपके दूर जाने पर उनका एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए, चिका ने फिर से कहा और शौर्या अभिमन्यु के तरफ देखकर मुस्कुराई। वो खिलखिलाकर हंसने लग गई, इतनी खुश थी वो। एक केयरिंग लविंग पार्टनर, इतनी अच्छी फैमिली और जेलेस होने वाले भाई, सब कुछ उसे काफी खुश कर रहा था। और उसके खिलखिलाने से इन तीनों के चेहरे रिलैक्स हो गए और उनके चेहरे पर भी अब्दी वाले स्माइल आ गई। कितनी प्यारी भाई, हमारी बहना तो कितनी प्यारी है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, रुद्र ने कहा और शिव ने भी हमें सर हिला दिया। ये इस कदर हंसना, प्रिंसेस तुम सिर्फ मेरे सामने इस तरह से हंसा करो, बाकी किसी और के सामने नहीं, मुझे डर है कहीं तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। अभिमन्यु ने उसके उस प्यारे से मुखड़े को अपने आंखों में बसाते हुए प्यार से कहा और शौर्या उसकी तरफ मुस्कुराकर देखने लग गई। नहीं लगेंगी नजर मुझे अभिमन्यु, आप जो मेरे साथ हो और मुझे यकीन है आपके होते हुए मुझे कभी भी नजर नहीं लग सकती है, शौर्या उसके आंखों में देखकर बोली। और फिर एक बार अभिमन्यु के ओठ उसके माथे पर आकर टिक गए और फिर से दोनों भाई जेलेस हो गए, उन दोनों को चिढ़ाते हुए ही और शौर्या का हाथ अपने हाथों में पके हुए ही अभिमन्यु नीचे आया और दोनों बस गहरी सांसें छोड़ते हुए उसे देखते रहे। हेलो भाई, क्या मैं आपको भाई बोलूं ना? शौर्या ने नीचे आकर दोनों को ग्रीट किया और फिर प्यार से उनसे बोली कि क्या वो उन्हें भाई कह सकती है, और बस दोनों के चेहरे पर के एक्सप्रेशन फिर से सॉफ्ट हो गए। हाँ बिल्कुल बच्ची, तुम हमें भाई ही बोलो, शिव ने जल्दी से कहा और उसके सर पर हाथ रख दिया। वो तो अपने बहन को गले लगाना चाहता था, लेकिन उनकी बहन उनके बीच के रिश्ते से अनजान थी और इस तरह उसे गले लगाना ये सही नहीं होता ना, सो उसने किसी तरह से अपने आप पर कंट्रोल किया। हाँ शौर्या तुम हमें भाई ही कहना, मैं रुद्र भाई और ये शिवाय भाई, हम दोनों ट्विंस है कि तुम मुझसे 2 मिनट ही बड़े, लेकिन मैं भी इन्हें भाई ही बोलता हूँ और मोम डैड वो भी यही है, रुद्र जल्दी से बोला। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, हाथ पकड़ सकता हूँ ना तुम्हारा? रुद्र ने कहते हुए उसके आगे हाथ किया और शौर्या ने भी उसके हाथों में हाथ दे दिया और उसके साथ चली गई। ये लड़का इतना बातूनी कैसे हो सकता है, वो अपने साथ शौर्या को लेकर कैसे चला गया? शिवाय जरा गुस्से से ही बोला। अब तक अभिमन्यु से जल रहा वो अब रुद्र से जलने लग गया। वही मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसे तो इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलते हैं, हॉस्पिटल में भी सब उससे कितना डरते हैं और अब देखो ये तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे उससे ज्यादा स्वीट कोई है ही नहीं। अभिमन्यु भी अब की बार जेलिस हो गया और उसने अपने खाली हाथ को देखा जिसमें अब थोड़ी देर पहले शौर्या का हाथ था। तुमने उसे किस क्यों की?
मैं पहले ही बोल रहा हूँ अभिमन्यु की मेरी बहन अब छोटी है, सो तुम उससे दूर रहो। शिव का ध्यान अब जाकर अभिमन्यु की तरफ गया और उसने उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, देख मत ऐसे, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं मेरी बहन की शादी तुझसे नहीं कराऊंगा, लेकिन उसे थोड़ा बड़ा तो होने दे। वैसे भी तुझसे अच्छा लड़का मेरी बहन को कहीं नहीं मिलेगा, बट स्टील वो अभी छोटी ही है, शिव ने फिर एक बार कहा और अभिमन्यु ने ना में सर हिला दिया। शट अप शिव, अभिमन्यु कहकर रुद्र गया उस साइड चला गया और शिव भी उसके पीछे पीछे गया। रुद्र शौर्या को लेकर किचन में चला जहां मृणाल जी और संजीव जी एक साथ मिलकर शौर्या के लिए कुकिंग कर रहे थे। वो दोनों तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं, रुद्र ने धीरे से कहा और शौर्या के आंखों में चमक आ गई। मेरे लिए, उसने खुश होते हुए सवाल किया और मृणाल जी और संजीव जी दोनों का ध्यान उसकी तरफ गया। अब कैसे बताएंगे वो सब शौर्या को कि वो ही उनके पेरेंट्स हैं? और क्या होगा आगे शौर्या की जिंदगी में, जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अब आगे का एपिसोड कल मॉर्निंग में अपलोड होगा। धन्यवाद।